तो युवा मास्टर, क्या अब हम महल में वापस चलें? अकना का सवाल सुनकर लेथेल ने खिड़की से बाहर देखा। इस समय सड़क पर लोग धीरे धीरे कम होने लगे थे। नहीं, मुझे इस शहर के सबसे बड़े वेश्यालय में ले चलो। क्या मतलब है तुम्हारा? अकना चौंकी और जल्दी से बोली, युवा मालिक, अगर आप चाहें तो मैं और बाकी नौकरानियां आपकी सेवा करने की कोशिश करेंगी। उस वेश्यालय की लड़कियां बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं हैं, और इसके अलावा मैंने सुना है कि वह जगह सक्कुबस के एक समूह का अड्डा है, जो पुरुषों की जीवन ऊर्जा चूसने में माहिर है। युवा मास्टर, हा हा हा। लेथेल खुशी से हंसा, अकना के सिर पर थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, हालांकि मैं लालची हूं और सुंदर महिलाओं को पसंद करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन वहां की औरतें साफ सुथरी नहीं हैं। अकना बोलती रही, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। ये सही है, मुझे उनकी गंदगी चाहिए। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अकना असमंजस में पड़ गई, लेकिन उसे ये भी विश्वास हो गया कि यंग मास्टर के पास कोई योजना है जो उसे नहीं बताई जा सकती। रोलेन अब क्या कर रहा है? वह एडवेंचरस सेंटर में एक छोटी सी खोज पर है, हालांकि अकना हकलाते हुए बोली, युवा मालिक, वह बहुत दयनीय है। पिछले 3 दिनों में वह इतनी बार असफल हुई कि उसकी मानसिकता टूटने वाली थी। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, वह ये भी जानता था कि रोलेन की असफलता का कारण उसका धूमकेतु कार्ड था। तथापि लेथेल ने अपनी थोड़ी रगड़ी, एक क्षण सोचा, फिर कहा, उसे हमारे महल में वापस ले चलो, उसे मेरी निजी दासी बना दो। ये सुनकर अकना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हाँ युवा स्वामी, मैं वादा करता हूँ कि वह आपको कोई परेशानी नहीं देगी। दरअसल अकना को भी रोलेन बहुत पसंद थी। वह बहुत मासूम थी, थोड़ी बेवकूफ थी और बहुत ईमानदार भी थी। यद्यपि वह एलेक्स की नौकर है, फिर भी अकना को उम्मीद है कि वह रोलेन को एलेक्स से बचा सकेगी। ऐसी अच्छी लड़की अपने युवा मालिक के लिए होनी चाहिए, एलेक्स जैसे कमीने के लिए नहीं। लेथेल ने सिर हिलाया और आगे कहा, उसे बहुत अधिक लाड़ प्यार मत करो, उसे सबसे कठिन काम करने दो। वह अकना ने असमंजस में लेथेल की ओर देखा। अकना, यह एक सामान्य व्यक्ति का मनोविज्ञान है। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, यदि आप उसे बहुत अधिक लाड़ प्यार करते हैं, तो लंबे समय के बाद वह सोचेगी कि ये ऐसी चीजें हैं जिनका वह निश्चित रूप से आनंद ले सकती है। लेकिन अगर आप उसे हर रोज मिर्च खाने देंगे और कभी कभी एक चम्मच चीनी भी दे देंगे, तो वह हमारे प्रति कृतज्ञ महसूस करेगी। अखना ने ये सुना और सिर हिलाया, मैं समझ गया, युवा मास्टर। क्या आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह बहुत क्रूर है? लेथेल ने मुस्कुराने की कोशिश की, उसे लगा कि उसने जो किया वह खलनायक के काम से अलग नहीं था। नहीं, अकना ने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर, मुझे लगता है कि आप अभी बहुत शांत हैं। लिविंग रूम में जब आपने मिकोनिया से बात की थी, तब भी आप बहुत शांत थे। हालांकि मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब यंग मास्टर सौम्य होते हैं। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया, मुझे पता है कि मैं सभी के प्रति सौम्य और दयालु हो सकता हूं, लेकिन दुश्मनों के प्रति मैं उन पर कभी दया नहीं दिखाऊंगा। युवा स्वामी, आप चाहे जो भी करें, मैं आपका साथ दूंगी, आपकी रक्षा करूंगी और आपके सभी आदेशों का पालन करूंगी। अकना ने दृढ़ता से कहा। यद्यपि उसके चेहरे पर कोई विशेष भावना नहीं दिख रही थी, फिर भी उसने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। मैं चाहता हूं कि नौकर मेरे लिए कुछ खरीदें। लेथेल ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और जादू का प्रयोग करके उस पर शब्द लिख दिए। लेथेल से कागज प्राप्त करने के बाद अकना को थोड़ा उलझन महसूस हुई। युवा मास्टर, क्या आप हथियार बनाने की योजना बना रहे हैं? ये सही है, महल के गोदाम में भी कई उच्च श्रेणी के हथियार थे। अगर तुम चाहो तो मास्टर तुम्हारे लिए भी कोई उपयुक्त हथियार ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर लेथेल ने अपना सिर हिलाया, मुझे जिस हथियार की जरूरत है, मुझे डर है कि केवल मैं ही इसे बना सकती हूँ। जब अकना ने लेथेल की बात सुनी, तो वह तुरंत चुप हो गई और आगे कुछ नहीं पूछा। फिर उसने संचार जादू का इस्तेमाल करके तुरंत ये जानकारी दूसरी नौकरानियों तक पहुंचा दी। आज रात उनसे कहो कि वे लेथेल के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्रित कर लें, उन्हें वे सामग्री भी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली खरीदनी होगी। अकना को काम करते हुए देखते हुए लेथेल ने न तो कोई निर्देश मांगे और न ही कोई निर्देश दिया। उसे लगा कि वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसकी महिला सचिव थी जब वह धरती पर रहता था। यद्यपि उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वह जानती थी कि वह क्या करने की योजना बना रहा है और उसे क्या चाहिए। रुको, मैंने पृथ्वी पर मौजूद चीजों को भूलने की कोशिश की, फिर मुझे वे यादें क्यों याद आती रहती हैं? लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, उन यादों को भूलने की कोशिश करते हुए, लेकिन शायद वह ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। अल्पविराम। गाड़ी एक उच्च श्रेणी के वेश्यालय पर रुकी। ये जगह एक महल की तरह बनी हुई थी, बेशक एक असली महल की तुलना में ये जगह अभी भी कमजोर है। हालांकि जो लोग मस्तिष्क की तलाश में यहाँ आते हैं, उनके लिए यह पहले से ही बहुत शानदार है। ओए, देखो, वह गाड़ी, वाह, कितना शानदार है, ये सूरज से भी ज्यादा चमकदार है। गाड़ी सोने से मढ़ी हुई है। अरे, ये कौन है? क्या क्या गाड़ी सोने से मढ़ी हुई है? लानत है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कल्पना सीमित है ना? जब सभी ने लेथेल की गाड़ी देखी तो वे तुरंत बातचीत करने लगे। उनकी निगाहें गाड़ी पर लगी हुई थीं और वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि उसमें कौन बैठा है। वेश्यालय में मौजूद महिलाएं भी चौंक गईं और तुरंत सामने के दरवाजे की ओर भागीं। वे अपने शरीर की बनावट दिखाने की कोशिश कर रही थीं, उम्मीद कर रही थीं कि गाड़ी में बैठा रईस उन्हें पसंद करेगा और उन्हें उस रईस के साथ सोने का मौका देगा। आखिरकार वे सिर्फ वेश्याएं हैं, इतने ऊंचे दाम पर इतने महान व्यक्ति को अपना शरीर बेच पाना उनके लिए गर्व की बात होगी। कार का दरवाजा खुला और लेथेल और अकना बाहर निकले, जिससे सभी और भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति मोटा, सूअर जैसा, पसीने से लथपथ शरीर वाला कोई रईस होगा।
हालांकि लोगों की सोच के विपरीत जो व्यक्ति बस से उतरा था वह एक बहुत ही सुंदर युवक था, जिसके शरीर से एक चमकदार कुलीन आभा निकल रही थी। वह न तो अहंकारी था और न ही तिरस्कार करने वाला, बल्कि वह बहुत ही सौम्य था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत था, जैसे मौन से भरी एक गहरी झील। जब सभी ने लेथेल को देखा तो वे चौंक गए और स्वतः ही पीछे हट गए, जिससे उसे आगे बढ़ने की जगह मिल गई। उसे देखकर वेश्याओं का लालच पूरी तरह खत्म हो गया और वे अपने इरादे भूल गईं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे गंदे हैं और उनके पास खड़े होने के भी वे अयोग्य हैं। खास तौर पर लेथेल के पीछे चलने वाली नौकरानी भी बेहद खूबसूरत थी। भले ही उसने नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसका स्वभाव बेहद शांत था, जो कुछ कुलीन परिवारों की लड़कियों से कहीं बेहतर था। लेथेल और अकना धीरे धीरे वेश्यालय में दाखिल हुए। नहीं, इस जगह को स्प्रिंग पैलेस कहा जाता था। इस जगह के मुरझाते फूलों के भाग्य के लिए एक सुंदर नाम। ये लेथेल का काल्पनिक दुनिया में वेश्यालय में जाने का पहला मौका था और वह थोड़ा उत्साहित और उत्सुक था। अकना उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसकी आंखें शिकारी बाज की तरह तेज थीं। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। उसके आसपास के सभी लोग डरे हुए थे और लेथेल के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इस समय एक अत्यंत सुंदर लड़की उसके सामने से गुजरी। यदि वह लड़की बाहर होती तो लेथेल को लगता कि वह वेश्या नहीं, कुलीन परिवार की युवती है। उसका मेकअप काफी हल्का था, जिससे वह बेहद स्त्रीयोचित और सौम्य दिख रही थी। उसके शरीर से आने वाली कोमल परफ्यूम की खुशबू किसी नए खिले हुए गुलाब की तरह थी। उसने लेथेल को आदरपूर्वक प्रणाम किया और एक सच्चे कुलीन व्यक्ति की तरह शान से चलने लगी। मैं वोलान हूँ, यहाँ का मैनेजर। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लेथेल ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं लेथेल हूँ, एक ड्यूक। ड्यूक लेथेल। वोलन थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर भी उसने लेथेल के सामने अपना धैर्य बनाए रखा। चलो पहले बात करने के लिए एकांत स्थान ढूंढते हैं। लेथेल की बातें सुनकर वोलन ने सिर हिलाया और उसे एक अत्यंत शानदार कमरे में ले गया। मेज पर कई स्वादिष्ट व्यंजन थे, जिनमें से कुछ तो राक्षस के मांस से बने थे। लेथेल मेज पर बैठ गया और उसने अकना को भी अपने पास बैठने का इशारा किया। इस बार अकना ने मना नहीं किया। वह उसके बगल में बैठ गई और सोच समझकर उसके लिए खाने के बर्तन तैयार करने लगी। ड्यूक, आप। लेथेल ने आगे बढ़कर वोलन की बात रोकी और फिर यहाँ के भोजन का आनंद लेने लगे। हालांकि उसने हर व्यंजन को थोड़ा थोड़ा ही खाया, उसकी आंखें लगातार बदलती रहीं। कभी कभी उसे असहजता महसूस होती थी, लेकिन कभी कभी उसे थोड़ी संतुष्टि महसूस होती थी। फिर उसने एक गिलास शराब पी ली और उसे पी गया। इस समय उसने भौहें सिकोड़ी, फिर अपने मुंह में रखी शराब को पास की एक छोटी प्लेट में थूक दिया। वोलन ने जब ये देखा तो वह चौंक गई। उसने इस जगह की सबसे अच्छी शराब तैयार की थी, उम्मीद थी कि यह रईस उसे पसंद करेगा। लेकिन अंत में ऐसा लगा जैसे उसने उस महानुभाव को असहज कर दिया। वोलन को थोड़ा डर और चिंता महसूस हुई, उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा और वह 2 कदम पीछे हट गया। माफ करना, ड्यूक, मैं। वोलन ने शांत होने की कोशिश की, उसे डर था कि उसके शब्द ड्यूक को और भी क्रोधित कर देंगे। अकना अलग थी, उसने पूरी उलझन के साथ लेथेल को देखा, लेकिन वह चुप रही। लेथेल बेशक नाराज नहीं था, वह यहाँ 2 उद्देश्यों से आया था। पहला उद्देश्य वेश्यालय बाजार को समझना था। उन्होंने वेश्यालयों की तलाश करने के बजाय निवेश और व्यवसाय के अवसरों के लिए अन्यत्र क्यों नहीं देखा। आधुनिक लोगों और प्राचीन लोगों के बीच यही अंतर है। उसने भौहें सिकोड़ी, उसे लगा कि ये व्यंजन थोड़े बहुत साधारण थे। नहीं, केवल 2 व्यंजन ही थे जिन्हें वह अस्थायी रूप से स्वीकार कर सकता था, बाकी खाने में बहुत मुश्किल और बेहद खराब थे, जैसे कि वह घास चबा रहा हो। जब से उन्हें रॉयल शेफ की नौकरी मिली है, उनकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। इससे पहले जब वह पृथ्वी पर रहता था तो उसे खराब फल खाने में भी मजा आता था, जिन्हें लोग कूड़े में फेंक देते थे। अब स्थिति अलग है, वह शीर्ष शेफ द्वारा तैयार किए गए व्यंजन खाते हैं, आलीशान कमरे में बैठते हैं और फिर भी असंतुष्ट महसूस करते हैं। हालांकि उन्हें सचमुच लगा कि ये व्यंजन खराब थे। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, क्या मैं इस जगह के मालिक से मिल सकता हूँ? माफ करना, ड्यूक, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो कृपया मुझे सजा दीजिए। कृपया। वोलन इस समय शांत नहीं रह सकी। बोलते हुए वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। लेथेल, उसने अकना की ओर देखा और फुसफुसाया, ओए, क्या मैं डरावना लग रहा हूँ? अकना ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, फिर बोली, नहीं। युवा मालिक, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सौम्य हैं। लेथेल ने ये सुना और अकना ने जो कुछ कहा था उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने आह भरी, वोलन की तरफ देखा और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस इस जगह के मालिक से मिलकर सहयोग पर चर्चा करना चाहता हूँ। सहयोग करोगी? वोलन चौंक गई। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, कृपया एक पल रुको, ड्यूक, मैं अपने मालिक को बुलाती हूँ। वोलन तुरंत खड़ा हुआ, विनम्रता से झुका और फिर बाहर चला गया। लेथेल ने मेज पर रखे खाने के ढेर को देखा और अपना सिर हिलाया। अकना, क्या तुम खाना नहीं खाते? नहीं, युवा मास्टर, आपका बनाया खाना खाने के बाद से मैं कुछ और नहीं खा सकती। अकना ने सिर झुकाकर कहा। लेथेल, ऐसा लगता है मैंने सभी की भूख काफी बढ़ा दी है। लेथेल ने मन ही मन सोचा। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो आप आमतौर पर क्या खाते हैं? ऊर्जा चिकित्सा। लेथेल, क्या अन्य नौकरानियां भी आपकी तरह हैं? अकना ने सिर हिलाया, ये सही है, वे केवल ऊर्जा दवा का उपयोग करते हैं। जब से युवा मास्टर बेहोश हुए हैं, हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया है। उसने आह भरते हुए अपना माथा पकड़ लिया। ठीक है, कल से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने का समय निकालने की कोशिश करूंगा। अखना चौंक गई, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, युवा मालिक, हम नहीं चाहते कि आप अपना कीमती समय मेरे जैसे नौकरों के लिए भोजन तैयार करने में बर्बाद करें।
लेथेल, उसने देखा कि अकना जल्दी जल्दी समझा रही थी। हालांकि उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी आंखें उत्सुकता और उत्साह से भरी थीं। नहीं, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। सच में, यंग मास्टर? अकना ने खुशी से पूछा। हालांकि उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें बेहद उत्साहित थीं। बेशक, क्या तुमने यहाँ का खाना देखा है? मुझे कोई भी खाना पसंद नहीं है, शायद केवल वही खाना मुझे संतुष्ट कर सकता है जो मैं खुद पकाता हूँ। वाह, एक ड्यूक जो खाना बनाना जानता है, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। अचानक एक आवाज गूंजी, जिसने लेथेल और अकना को चौंका दिया। अकना ने भौहें सिकोड़ लीं और अपनी मुट्ठियां भींच लीं, किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार। लेथेल अलग था, उसने दरवाजे की ओर देखा और उसने महसूस किया कि जो आवाज बोल रही थी, उससे उसके सामने की जगह गुलाबी हो गई। डिंग, अनुकूलन प्रतिभा सक्रिय हो गई है, जो मंत्रमुग्ध जादू का विरोध करना शुरू कर रही है। सभी लेटेस्ट नॉवेल्स novelbun.com पर। डिंग, आपके पास जादू के प्रति 30% प्रतिरोध है, प्रतिरोध प्रक्रिया बढ़ गई है। प्रलोभन जादू ने लेथेल पर केवल थोड़ा सा प्रभाव डाला और उसके तुरंत बाद उसके सामने की छवि तुरंत सामान्य हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला, लेथेल ने एक लड़की को अंदर आते देखा। लेथेल की कल्पना से पूरी तरह अलग, उसने सोचा कि इस जगह की मालिक एक वयस्क महिला या फिर खुले कपड़े पहने एक आकर्षक सक्कुबस होगी। लेकिन वह गलत था, जो व्यक्ति दिखाई दिया वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। वह इतनी प्यारी थी कि वह बस उसे गले लगाना चाहता था और धीरे से उसके चेहरे को सहलाना चाहता था। उसके गुलाबी बाल पीछे की ओर हल्के घुंघराले थे और बादल की तरह तैर रहे थे, और उसकी आंखें हाई स्कूल की लड़कियों की तरह जीवंतता से भरी हुई थीं। उसके पूरे शरीर से एक कोमल गुलाबी आभा निकल रही थी, जिससे लेथेल को वसंत की सांस का एहसास हो रहा था, मानो वह पृथ्वी पर अपने स्कूल के दिनों को फिर से जी रहा हो। लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। ओह, क्या तुम मेरे मोहक जादू से प्रभावित नहीं हो? तुम मुझे और भी अधिक आश्चर्यचकित करते हो, मानव। अपना जादू वापस ले लो, नीच सुकुबस। अकना ने भौहें सिकोड़ी और खड़ी हो गई। उसके शरीर के चारों ओर ठंडा काला धुआं निकल रहा था। हम आपकी नौकरानी। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अकना की ओर देखा और कहा, रुको। लड़की ने अचानक भौहें सिकोड़ ली, उसकी ऊंची और प्यारी नाक थोड़ी सी हिली, मानो वह कुछ देख रही हो। वाह, क्या तुमने अभी इस युवक के साथ सोया? लेकिन इस दूध की गंध बहुत तेज है और इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। ये पहली बार है जब मैंने इतनी उच्च गुणवत्ता वाले दूध को सूंघा है। ओए, यह आपका दूध है ना? मुझे बहुत उत्सुकता है, इसका स्वाद कैसा है? बोलते समय वह अपने होंठ चाट रही थी, उसकी आंखों में थोड़ा लालच दिख रहा था, मानो वह लेथेल के सारे कपड़े फाड़कर उसके शरीर के हर एक मिलीमीटर को तलाशना चाहती हो। लेथेल उस लड़की की आंखों को देखकर डर गया और कांप उठा। उसने दांत पीसते हुए पूछा, क्या तुम इस जगह की मालकिन हो? लेथेल ने तुरंत बात करने के लिए कोई दूसरा विषय ढूंढा, लेकिन लड़की को उसके सवाल की कोई परवाह नहीं थी और वह तेजी से उसके सामने चली गई। इस समय अकना भी उठ खड़ी हुई और लेथेल को रोकते हुए बोली, कृपया पीछे हट जाओ, नीच सुक्कुबस। वाकई, वह दुधिया गंध इस युवक से आ रही थी। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपने होंठ चाटे और कहा, हम गुणवत्ता बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको इस तरह के एक नीच नौकर पर इतनी अच्छी गुणवत्ता वाला दूध क्यों बर्बाद करना है? क्या आप मेरे मालिक को ये सिखा रहे हैं कि स्त्री का चयन कैसे किया जाता है? अकना ने कहा, उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, मानो उसने आसपास के स्थान को जमा दिया हो। ये सही है, मैं उसे एक महिला का चयन करने के बारे में थोड़ा सिखाना चाहती हूँ। और लड़की ने दोनों हाथों से अपने दो बड़े और नर्म पहाड़ों को उठाते हुए कहा, मैं उसे थोड़ा सिखाना चाहती हूँ जो एक महिला को स्वर्ग में चढ़ने में मदद कर सकता है। हा 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 हा। अकना ने भौहें सिकोड़कर तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम बेशर्म हो। हा 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 हा। अगर मैं शर्मीली होती तो ये जगह आज जितनी विकसित नहीं होती, मेरी छोटी बच्ची। गुलाबी बालों वाली लड़की अपने गुलाबी बालों के साथ खेलते हुए मुस्कुराई, जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। अकना ने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा, जो शायद ही कभी भावनाएं दिखाता था, अचानक बेहद क्रोधित हो गया। वातावरण धीरे धीरे भारी हो गया और बारूद की गंध आने लगी। बस, लेथेल ने अचानक कहा, जिससे गुलाबी बालों वाली लड़की और अकना ने मुड़कर उसकी ओर देखा। अकना, थोड़ा शांत हो जाओ। लेथेल की बातें सुनकर अकना ने गुलाबी बालों वाली लड़की को चेतावनी भरी नजरों से देखा, फिर पीछे हटकर उसके बगल में बैठ गई। लेथेल ने गुलाबी बालों वाली लड़की को देखा, दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया और उसे बैठने का इशारा किया। मैं यहाँ केवल व्यापारिक सहयोग पर चर्चा करने आया हूँ। यदि आप चाहते हैं कि यह जगह बेहतर तरीके से विकसित हो, तो आप बैठकर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं, तो मैं जो कुछ भी उपयोग करूंगा उसके लिए 10 गुना कीमत चुकाऊंगा और फिर तुरंत चला जाऊंगा। गुलाबी बालों वाली लड़की ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ ली, उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट और थोड़ी घृणा के भाव थे। वह कुर्सी पर बैठ गई, अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गई और अपनी ठोड़ी को सहारा दिया। सहयोग, आपका क्या मतलब है कि आप यहाँ शुल्क क्या कर वसूलना चाहते हैं? कर वसूली? लेथेल ने असमंजस में पूछा, इस जगह के लिए साम्राज्य को कर देना सामान्य बात है, मैं आपसे कर क्यों वसूलूंगा? गुलाबी बालों वाली लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भोली बनने का नाटक मत करो, कोई भी कुलीन व्यक्ति मांस के इस स्वादिष्ट टुकड़े को पाना चाहेगा। कई वर्षों से मैं यहाँ व्यापार का प्रबंधन और विकास कर रहा हूँ। कई महानुभाव यहाँ आए और कहा कि वे मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं। तथापि टकराना। अचानक दूर रखी शराब की बोतल में विस्फोट हो गया, जिससे शराब जमीन पर गिर गई और बोतल के टुकड़े चारों ओर उड़ गए। वे सभी इस पूरी जगह को खा जाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे मेरी रक्षा करेंगे और मेरे लिए अपना व्यवसाय बढ़ाना आसान बना देंगे, लेकिन वास्तव में वे इस जगह से होने वाले मुनाफे में हिस्सा लेना चाहते हैं। ड्यूक, क्या आप भी यही चाहते हैं?
अगर मैं जो कह रहा हूँ वह सही है, तो कृपया मेरे क्रोधित होने से पहले ही चले जाइए। अकना ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने अपने खंजर थाम लिए, जिनसे काले धुएं की एक अजीब और बेहद ठंडी धारा निकल रही थी। छोटी लड़की, क्या तुम सोचती हो कि मैं अपनी खूबसूरती की बदौलत यहाँ करोल में जगह बना सकती हूँ? गुलाबी बालों वाली लड़की हंसी, उसकी आवाज में थोड़ी अवमानना और भयानक हत्या की मंशा थी। अकना ने दोनों खंजरों को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन शिकायत करने लगी कि यह महिला उसकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो क्या तुम सहयोग करना चाहती हो या नहीं? इस समय लेथेल अभी भी बेहद शांत था, उसके चेहरे पर ईमानदारी और मित्रता झलक रही थी, जिससे वह थोड़ी उलझन में थी। वह दूसरे रईसों से बहुत अलग लगता है। उस पर मेरे जादू का कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी नौकरानी से खुलकर प्यार करता है। इसके अलावा उसका दूध बहुत ही उच्च गुणवत्ता का लगता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी खुशबू रह जाए तो भी मैं बहुत उत्साहित महसूस करता हूँ। गुलाबी बालों वाली लड़की अब थोड़ा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराई और बोली, एलिनारा टिनरिस, आप मुझे टिनरिस कह सकते हैं। लेथेल, मुझे बस लेथेल कहो, ड्यूक, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेथेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ड्यूक, मेरा मतलब है। लेथेल, आप किस तरह से सहयोग करना चाहते हैं? टिनरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे भाव से जैसे वह ध्यान से सुन रही हो। हालांकि उसके दिल में वह अभी भी बेहद सतर्क थी। जब तक वह उसे असहज करने के लिए कुछ भी कहता रहेगा, वह निश्चित रूप से उसे मौत से भी अधिक दुखी जीवन जीने पर मजबूर कर देगी। लेथेल को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह मुस्कुराया, मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सच्चाई से जवाब देंगे ताकि हम आसानी से सहयोग कर सकें। अच्छा, पहले, इस जगह का दैनिक लाभ क्या है? लेथेल का प्रश्न सुनकर टिनरिस को तुरंत असहज महसूस हुआ और उसने अपने मन में सोचा, ऐसा लगता है वह अन्य रईसों की तरह है जो इस स्वादिष्ट मांस का एक कौर पाना चाहता है। टिनरिस भी लेथेल से नहीं डरी और उसने तुरंत कहा, लगभग 500 से 1000 स्वर्ण सिक्के। कभी कभी मुनाफा 3000 स्वर्ण सिक्कों तक होगा। हे, इतना कम? लेथेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह तुरंत बोला। टिनरिस ने कंधे उचकाकर कहा, यह अंतिम लाभ है जो मेरी जेब में जा रहा है। इस जगह की अधिकांश आय वेश्याओं, रसोइयों, वेटरों और हजारों अन्य चीजों के भुगतान में खर्च होती है। ओह, ऐसा लगता है आप यहाँ की वेश्याओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए आपको अपने लिए बहुत कम लाभ होता है। ये सही है। टिनरिस ने भी झूठ नहीं बोला और तुरंत जवाब दिया, मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ, आखिरकार उनके पास इस काम को करने के लिए बहुत कम समय है। केवल 10 वर्ष या अधिकतम 20 वर्ष बाद वे मुरझाए हुए फूल बन जाते हैं। यहाँ काम करके जो पैसा वे कमाते हैं उससे उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद नहीं मिल सकती। टिनरिस ने लेथेल के हाव भाव पर ध्यान देते हुए कहा, हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब लेथेल अभी भी गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तो क्या आप सबकी आय बढ़ाना चाहते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? टिनरिस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सबसे पहले, आपको यहाँ का खाना और शराब कैसा लगा? लेथेल का सवाल सुनकर टिनरिस ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, यह बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ का शेफ एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में काम करता था जो अभिजात वर्ग के लोगों के लिए खाना बनाता था। इसके अलावा यहाँ की शराब भी 200 मील दूर स्थित एक शराब बनाने वाले गांव से लाई गई एक प्रसिद्ध शराब है। कुल मिलाकर इस भोजन की मेज का मूल्य 100 स्वर्ण सिक्कों से भी अधिक है, ड्यूक लेथेल। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से एक बड़ा सा सिरेमिक फूलदान निकाल लिया। उसने ढक्कन खोला और जार की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, जिससे टिनरिस चौंक गई। लेथेल ने जार से थोड़ा सूप एक प्लेट पर डाला, फिर प्लेट को टिनरिस की ओर बढ़ाया, इसे आजमाओ। टिनरिस ने अपने सामने सूप की प्लेट को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि यह भ्रामक लग रहा था, लेकिन उसमें से निकलने वाली खुशबू ने उसकी भूख को बढ़ा दिया। पहली बार उसे लगा कि उसके सामने रखे सूप से उसका पेट गुर्रा रहा है। टिनरिस ने एक चम्मच से सूप का एक चम्मच उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। तभी उसके मुंह के अंदर ही उसका स्वाद फूट पड़ा, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। टिनरिस ने अपना सिर नीचे करके सूप की प्लेट को देखा। सूप आकाशगंगा की तरह चमक रहा था और कटे हुए मशरूम और गाजर उसके अंदर धंसे हुए थे, जिससे उसे लगा कि सूप की यह प्लेट कला का एक नमूना है। वह अब खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी और तब तक खाती रही जब तक सूप की प्लेट खाली नहीं हो गई। अच्छा, क्या यह अच्छा है? टिनरिस ने लेथेल की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, बहुत स्वादिष्ट। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है। यह आपके शेफ द्वारा बनाए गए व्यंजनों से किस प्रकार तुलना करता है? टिनरिस ने मेज पर रखे व्यंजनों को देखा और मन ही मन आह भरी। पहले तो उसे लगा कि ये सबसे स्वादिष्ट और सबसे महंगे व्यंजन हैं। हालांकि लेथेल का सूप खाने के बाद उसे लगा कि इसकी तुलना में यहाँ के सभी व्यंजन बिना किसी स्वाद के घास की तरह हैं। कोई तुलना नहीं है, टिनरिस ने संक्षिप्त उत्तर दिया, लेकिन ये जानने के लिए पर्याप्त था कि लेथेल के सूप और यहाँ के व्यंजनों में कितना अंतर था। जरा सोचो, अगर यह सूप यहाँ बेचा जाता तो तुम इसकी क्या कीमत रखते? ये सुनकर टिनरिस ने अपनी ठोड़ी रगड़ी, गंभीरता से सोचा और कहा, लगभग 50 सोने के सिक्के, नहीं, शायद 70 सोने के सिक्के। हा 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 हा, लेथेल जोर से हंसा, अगर मैंने कहा कि इस सूप को बनाने की सामग्री की लागत 2 सोने के सिक्कों से भी कम है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या? टिनरिस ने भौहें सिकोड़ी और उसने तुरंत सूप की प्लेट की ओर फिर से देखा। दरअसल सूप की प्लेट में कुछ खास नहीं था, बस कुछ मशरूम, सेब, गाजर और थोड़ा सा मांस था। क्या तुम सूप के कारोबार में मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो? टिनरिस ने अपना सिर उठाकर लेथेल की ओर देखा और उसकी आंखों में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई दी। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, फिर कहा, अच्छा, चलो मुख्य मुद्दे पर आते हैं।
मुझे लगता है कि आप अन्य वेश्याओं की बहुत परवाह करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि उनके पास ये काम करने के लिए ज्यादा समय नहीं है ना? टेनरिस ने सिर हिलाया, उसकी आंखें अभी भी लेथेल पर टिकी थीं। लेथेल ने आगे कहा, आपका व्यवसाय का तरीका बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। ऐसा लगता है कि आपका व्यवसाय केवल यहाँ की वेश्याओं के शरीर पर आधारित है। ये सुनकर टेनरिस ने आह भरी। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, उसने बस थके हुए स्वर में कहा, भले ही इस जगह का नाम बहुत सुंदर है, स्प्रिंग पैलेस, लेकिन वसंत केवल पैसे वालों के पास ही आता है। यहाँ सभी महिलाएं वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती, उन सब की अपनी अपनी कहानियां हैं। उनमें से कुछ बड़े परिवारों की युवा महिलाएं थीं जो युद्ध में खो गईं, उनके साथ बलात्कार हुआ और फिर उन्हें इस जगह बेच दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन जादू से दूर हो जाने के कारण वे सामान्य व्यक्ति बन गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखा खा गए और अपना सब कुछ खो बैठे और सोचते हैं कि यही एकमात्र स्थान है जहां वे जा सकते हैं। हर व्यक्ति की एक कहानी होती है, हर व्यक्ति पीड़ित होता है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो कुछ सोने के सिक्कों के लिए अपना शरीर बेचना चाहते हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे गंदा काम मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये करना पड़ता है। वे मरना चाहती हैं, लेकिन उनमें मरने का साहस नहीं है, इसलिए वे पुरुषों को संतुष्ट करने के लिए सेक्स डॉल्स के रूप में जीना जारी रखती हैं। टेनरिस की बात सुनकर लेथेल मुस्कुराया, तो मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ और भी अधिक सहयोग करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हम इस सूप को बेचने में सहयोग करेंगे। टेनरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानता हूं कि यह सूप बहुत स्वादिष्ट और अद्भुत है, लेकिन एक सूप यहाँ कई लड़कियों की जान नहीं बचा सकता। मैं आपकी सद्भावना को महसूस करता हूँ, ड्यूक लेथेल, और मैं आपका सम्मान भी करता हूँ। यदि आप मुझे ये सूप व्यवसाय चलाने देंगे तो मैं लाभ का 40% ले लूंगा, जबकि आप शेष 60% लेंगे, ठीक है? लेथेल हंसा, ओफ, हा। टेनरिस, तुमने मेरी बात गलत समझी। ये सूप आपको ये बताने के लिए है कि मैं आपके व्यवसाय करने का पूरा तरीका बदल सकता हूँ। मेरा व्यवसाय करने का तरीका? टेनरिस ने कुछ दिलचस्पी के साथ कहा, अच्छा, अगर आप मुझे और यहाँ की लड़कियों को बेहतर भविष्य देते हैं, तो मैं आपकी औरत बनने को तैयार हूँ। आप कहते हैं कि सुअर एक हाथी है, तो मैं बिना किसी खंडन या प्रश्न के तुरंत उसे हाथी के रूप में पहचान लेता हूँ। टेनरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे लेथेल का दिल और जोर से धड़कने लगा। सौभाग्य से, मैं उसके जादू का विरोध करने में सक्षम था, अन्यथा, मुझे डर है कि मैं उसके द्वारा मोहित हो जाता। लेथेल ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारी औरत बनने की जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि हम ईमानदारी से सहयोग करें और एक दूसरे को धोखा न दें। अच्छा, मुझे अपनी व्यावसायिक योजना के बारे में कुछ बताइए। अगर मुझे लगा कि यह उचित है और इसमें संभावना है, तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहयोग करूंगा। लेथेल ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी व्यावसायिक योजना बताई। इस कमरे में स्प्रिंग पैलेस की वेश्याओं के लिए एक नया क्षितिज दिखाई दे रहा था। सुनने के बाद टेनरिस को ज्ञान का एहसास हुआ, ये बहुत बढ़िया है, आपकी व्यवसाय योजना बहुत बढ़िया है। मैंने पहली बार इस तरह के व्यवसाय के बारे में सुना है। क्या आपने ये योजना स्वयं तैयार की है या किसी और ने इसे बनाया है? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वास्तव में, इस तरह की व्यवसाय पद्धति पहले से ही मौजूद है, ये सिर्फ इतनी सही नहीं है। मैंने अधिक उत्तम परिणाम के लिए इस पर शोध किया और इसे संश्लेषित किया। टेनरिस ने सिर हिलाया, आप बहुत विनम्र हैं, ड्यूक लेथेल। अब तक, मैंने कभी भी किसी व्यवसाय पद्धति के बारे में नहीं सुना है जैसा आपने अभी उल्लेख किया है। लेकिन, मुझे विश्वास है कि यह तरीका जरूर सफल होगा। हालांकि, कुछ वेश्याएं ऐसी भी हैं जो इस बदलाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगी। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि वे पारंपरिक व्यवसाय पद्धति को ही अपनाना चाहते हैं, तो समय के साथ उनका सफाया हो जाएगा। यदि आप भविष्य में विकास करना चाहते हैं या अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। यदि उन्होंने अपने मन में ये स्वीकार कर लिया है कि वे सिर्फ वेश्याएं हैं, तो चाहे आप उनकी कितनी भी मदद कर लें, वे फिर भी वेश्याएं ही रहेंगी। ये सुनकर टेनरिस को तुरंत लगा कि लेथेल सही कह रहा था। अगर तुम्हारे पास प्रयास करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो तुम समय के साथ खत्म हो जाओगे और कचरा बन जाओगे। चाहे उन्हें कितनी भी मदद मिल जाए, वह उन्हें अपने भाग्य पर विजय पाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। अंत में, सारी सहायता झाग बन जाएगी और बिना किसी प्रभाव के पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं। टेनरिस ने आह भरते हुए कहा, शायद हमें भी अपने व्यवसाय के तरीकों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि हमने अपने मुनाफे को सीमित करने की कोशिश की है ताकि लोगों के पास अधिक पैसा हो, फिर भी हम उन्हें एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते। आप वास्तव में एक अच्छे मास्टर हैं, टेनरिस। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार, मैं एक सक्कुबस हूँ, मैं वेश्याओं और मेरे जैसी महिलाओं के प्रति सभी की घृणा को अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन, टेनरिस ने लेथेल की ओर देखा। हालांकि उसने अपनी पहचान बताई थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था। उसकी आंखें शरद ऋतु की झील की तरह साफ थीं, इतनी शांत कि उन आंखों में देखने वाला व्यक्ति आश्वस्त महसूस करता था। एक और बात, लेथेल ने अचानक कहा, यदि आप सहयोग करने के लिए सहमत हैं, तो आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। टेनरिस ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपका मतलब लाभ साझा करने से है? व्यवसाय योजना आपकी है, इसलिए आपको 60% मिलेगा, मुझे 40% मिलेगा, ठीक है? लेथेल ने अपना सिर हिलाया, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है, इसके अलावा, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। मेरी शर्त है, मुझे चाहिए कि आप 150 से ज्यादा योडल्स को यहाँ काम करने की इजाजत दें। विशेष रूप से, वे इस स्थान पर शेफ का काम संभालेंगे। योडल, क्या तुम सच कह रहे हो? टेनरिस ने कुछ हैरान होकर पूछा, वे बस एक छोटी, कमजोर और बेकार जाति हैं।
यदि उनका हृदय किसी मौलिक पत्थर जितना मूल्यवान नहीं है, तो मैं यह नहीं समझ सकता कि ईश्वर ने उन्हें क्यों बनाया। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, आप नहीं जानते कि उनमें कितनी क्षमता है। वे बहुत जल्दी सीखते हैं, भले ही वे मेरी तरह स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम वे इसे 50% तक फिर से बना सकते हैं। हाँ, लेथल को ये बात दूसरे राउंड के दौरान पता थी, जब वह योडल्स के क्षेत्र के अंदर था। वे उतने बेकार नहीं थे जितना लोग सोचते थे, इसके विपरीत वे अत्यंत महान अनुकरण क्षमता वाले लोग थे। चाहे वह मूर्तिकला हो या खाना पकाना, जब तक लेथेल उन्हें कुछ बार सिखाते, वे उसकी बहुत अच्छी नकल कर सकते थे। चूंकि उनका हृदय एक मौलिक पत्थर की तरह है, इसलिए वे प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह देख सकते हैं, जिससे उनके लिए लेथेल की पाक शैली का अनुकरण करना और भी आसान हो जाता है। लेथेल खाना पकाने की सामग्री के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को संयोजित करने की विधि का भी उपयोग करते हैं, इसलिए वे इतने स्वादिष्ट व्यंजन बना पाते हैं। हालांकि वे लेथेल की नकल केवल 50% तक ही कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि लेथेल की ऊर्जा बहुत खास है, क्योंकि यह खाना पकाने की सामग्री की छिपी क्षमता को उत्तेजित कर सकती है। बेशक योडल्स ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वे लेथल के 50% की नकल कर सकते हैं, जो पर्याप्त से अधिक है। टेनरिस को अचानक कुछ याद आया और वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। उसने सिर हिलाया, लेथेल की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, सहयोग की शुभकामनाएं। यह अध्याय नवंबर albin.co/m द्वारा अपडेट किया गया है। सहयोग से खुशी। हालांकि टेनरिस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें पता था कि वह उनसे सहमत हो गई हैं। लेथेल ने एक ऐसे हाथ को हिलाया जो बर्फ की तरह सफेद और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े की तरह मुलायम था। उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जिससे वह बह गई। अचानक उसे लगा कि टेनरिस बेहद आकर्षक है। उसके दिल में इच्छा जागी कि वह उसे पाले और अपनी पत्नी बना ले। घातक के लिए सौभाग्य से उस तरह की भावना केवल एक छोटे से क्षण के लिए प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। वह जानता था कि टेनरिस ने अभी अभी जादू का इस्तेमाल किया था, हालांकि अब वह उस तरह के जादू से लगभग प्रतिरक्षित हो चुका था। उसने टेनरिस का हाथ पकड़ लिया जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो, तथा उसकी अंगूठा धीरे धीरे उसके हाथ के पिछले हिस्से को खींच रही थी। 3. मुझे उम्मीद है कि तुम सच में सहयोग करना चाहोगे और मुझे धोखा नहीं देना चाहोगे। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नरक जैसी तुम्हारी सोच हो, उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। लेथेल के शब्दों को सुनकर टेनरिस मुस्कुराया, चिंता मत करो, मुझे बस तुम्हारे अंदर एक महान व्यक्ति के लालच के बढ़ने का डर है। वह भी बिल्कुल नहीं डरी और उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी उंगली ने भी उसके हाथ के पीछे एक घेरा बना दिया। यद्यपि उनकी भावनाएं बहुत ही अंतर्गत थीं, परंतु उनके बीच का वातावरण बारूद की गंध से भरा हुआ था, जो किसी भी क्षण फट सकता था। अल्पविराम। लेथेल के चलने के बाद टेनरिस स्टेप खड़ी रही और वह हाथ को देखती रही जिससे उसने पहले लेथेल का हाथ मोड़ा था। उसने उसे स्मारक के लिए अपना हाथ उठाया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बहुत खुशबू। यह मर्दाना खुशबू अद्भुत है। जैसी की उम्मीद थी, वह बहुत खास है। मुझे आशा है तुम मुझे आशा दिखा सकोगे, अन्यथा मैं ऐसी पीड़ा का अनुभव कराऊंगा जो मृत्यु से भी बुरा है। टेनरिस ने अपनी दोनों उंगलियां चाटी, फिर अपनी हिली को फिर से चाटा, मानो वह किसी स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले रही हो। लार उसके हाथ पर बह गई और फिर जमीन पर गिर गई। अल्पविराम। बाहर आकर लेथल और अकना अभी गाड़ी में बैठे ही थे कि लेथल ने राहत की सांस ली। उसने अपने सामने चित्रित सिस्टम अलर्ट पैनल को देखा। डिंग पिकिन, प्रतिभा ने काम करना समाप्त कर दिया है। आपको रैंक बी या उससे कम के आकर्षण जादू से 50% प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। जादू की सीमा कम होगी, प्रतिरक्षा प्रभाव उतना ही अधिक होगा। श्रेणी ए के लिए अधिकतम 100% है। लेथेल ने ये देखा और संतोष से सिर हिलाया। शायद टेनरिस का जादू रैंक बी से कम है, इसलिए मैं उस प्रकार के जादू से प्रभावित नहीं हूँ। युवा मालिक अचानक बोली, आपने उस तरह की जगह के साथ सहयोग करने का चुनाव क्यों किया? आपके पास इतने सारे बेहतर विकल्प हैं, आपने उसके जैसे खतरनाक व्यक्ति को क्यों चुना? लेथेल मुस्कुराया और अकना को गले लगा लिया। उसने भी विरोध नहीं किया। वह ऊपर लेट गई और एक छोटी सी बिल्ली की तरह अपने सिर को उसकी छाती से रगड़ने लगी। अकना, यहाँ सबसे गंदी जाति तो वेश्याएं और गुलाम हैं। भले ही उनका काम गंदा लगता हो, पर वे खुद गंदे नहीं होना चाहते। लेथेल ने आत्मसमर्पण किया हुआ कहा। क्योंकि उसका स्तर निम्न है, इसलिए जब हम उन्हें मौका देते हैं, चाहे वह प्रकाश की एक छोटी सी किरण ही क्यों न हो, हम उसे प्रवेश से पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते। इसके अलावा यह मत सोचिए कि वेश्यालय सिर्फ वे स्थान है जहां पुरुष पैसा बर्बाद करते हैं। वह स्थान लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि वे भोजन का आनंद लेते हैं और मौज मस्ती भी चाहते हैं। चूंकि वहां मनोरंजन का कोई और साधन नहीं है, इसलिए वे वेश्याओं के शरीर के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं। अपने ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर देखें कि हमारे पास कौन सी व्यक्तिकृत सामग्री है डिस्कवरी फीड। यदि हम इस समस्या को हल करने का सही समाधान ढूंढ लें, तो हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्प्रिंग पैलेस के व्यवसाय के तरीकों को बदलते हैं, जैसा कि यंग मास्टर ने कहा है, तो मुझे डर है कि हम लोग इतना भुगतान नहीं कर पाएंगे। हा। लेथल जोर से हंसा। अकना, तुम बहुत मूर्ख हो। हमारे व्यापार के तरीकों में सुधार के बाद हमारे लक्षित ग्राहक उच्च श्रेणी के प्रभावशाली वर्ग होंगे। लेकिन उच्च पदस्थ कुल लोग ऐसी जगह से बिल्कुल नफरत करते हैं, क्या वे आएंगे? बेशक। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, वे इसे घृणा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वेश्याओं में महिलाओं की गुणवत्ता बेहद खराब है। हालांकि अगर हम विज्ञापन देना जानते हैं और वेश्यालय का संदर्भ जानते हैं, तो लोग वेश्यालय को असली महल के रूप में देखेंगे, तो चीजें अलग होंगी। उस समय वे विश्वास करते थे कि जो भी वसंत महल में प्रवेश करेगा, बाकी सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे।
तो अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, युवा मास्टर, आप योडल्स को मानव दुनिया में प्रवेश करने और काम करने की अनुमति क्यों देना चाहते हैं? ये सुनकर लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, अकना, मैं अपनी पूरी जिंदगी योडल्स की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए मैं उन्हें इस दुनिया में एकजुट होने का मौका दूंगी। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो अब से वे अन्य सभी जातियों के साथ सामान्य रूप से रह जाएंगे। यह अवसर केवल एक बार आता है। यदि वे इस अवसर को आगे बढ़ने से नहीं पकड़ते तो मैं उन्हें केवल जंगल में शांतिपूर्ण रहने की अनुमति दे सकता हूँ। ये सही है, लेथेल हमेशा के लिए उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। अंततः उसके पास अभी भी अपनी जिंदगी है और उसकी पत्नी को उसकी रक्षा की जरूरत है। इसके अलावा यदि योडल जाति अन्य जातियों के साथ सामान्य रूप से रह सके तो सबसे अधिक लाभ उसे ही होगा। क्यों? अंततः योडल्स भी उसे भगवान मानते हैं और जितना अधिक वे विकसित हुए हैं उतना ही अधिक पूजा अंक उसे मिलेंगे। इसके अलावा जब उसकी जरूरत होगी तो वे उसके वफादार कर्मचारी बन सकते हैं। अकना ने ये सुना और फिर कुछ नहीं पूछा। ओह, मैं समझ गया। जब तक तुम ये करना चाहते हो मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। अगर युवा मास्टर को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आदेश दें और मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करूं। लेथिल मुस्कुराया, अपना सिर झुकाया और अकना के कान में फुसफुसाया। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा तो उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन मैं इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करूंगी। हे, बहुत बढ़िया, मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ, लेथिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। लेथिल महल में वापस लौट आया। उसे महसूस हुआ कि आज का दिन बहुत थका देने वाला था। सुबह और दोपहर में अकना के साथ 2 लड़ाइयों के बाद उसका शरीर थक गया था। अभी उसके ऊर्जा बिंदु 10,000 से कम है। उन्हें टिनरिस और मिकोनिया के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए भी काफी दिमाग लगाना पड़ा। आखिरकार वे दोनों लड़कियां चतुर और बेहद खतरनाक थीं, इसलिए लेथिल को अपनी पूरी बातचीत क्षमता का उपयोग करना पड़ा। इसके अलावा उसकी मुलाकात एमलेथ नाम की लड़की से हुई, जिसे वह अब तक मिली सभी लड़कियों में सबसे खतरनाक मानता था। लेथल को यह भी पता था कि हैरिस की उससे नफरत की वजह हेमलेथ है, और फिलहाल वह हेमलेथ से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह मुख्य नायिका है और क्योंकि वह एक यान्डेरे भी है। यहाँ अधिक व्यक्तिगत अनुशंसाओं के लिए तैयार रहें डिस्कवरी फीड। लेथेल ने आह भरी, उसे लगा कि उसकी जिंदगी और भी जटिल होती जा रही है। हालांकि उसे पता था कि उसकी सारी परेशानियां 2 लोगों, एलेक और एमलेथ से निकलती हैं। वह एलेक से निपट सकता है, लेकिन वह एमलेथ के साथ कुछ नहीं कर सकता। हैरिस के बारे में क्या? वह सिर्फ एक व्यक्ति है जिसे एमलेथ नियंत्रित करता है। हालांकि हैरिस भी उस सूची में है जिसे लेथेल को निश्चित रूप से मारना चाहिए। लेथेल भी इस समय खाली नहीं था। वह नीलामी में खरीदी गई मूर्तिकार की नोटबुक का अध्ययन करना चाहता था, तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। युवा स्वामी, क्या आप स्नान नहीं कर रहे हैं? एक नौकरानी उसके पास आए, उसे जिज्ञासा से देखा और पूछा। लेथेल ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तंग गईं। ओम, आराम के लिए नहाना अच्छा है। युवा स्वामी, मैंने नहाने का पानी और जड़ी बूटियां तैयार कर ली हैं। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से सहज महसूस करेंगे। सच में, लेथेल ने अपने कमरे की ओर चलते हुए कहा। NOVL.com पर शीर्ष नॉवल अपडेट। अरे, मेरा मतलब है, नौकरानी ने जल्दी से कहा, युवा मालिक, मैंने आपके लिए नहाने का पानी विशेष बाथरूम में तैयार किया था, आपके निजी कमरे में नहीं। हे, लेथेल उलझन में था, लेकिन उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ और वह नौकरानी के पीछे विशेष बाथरूम में चला गया। कुछ ही क्षण बाद वह भाप से भरे एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे में औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू लेथेल की नाक में प्रवेश कर रही थी, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। युवा मालिक, कृपया अपने कपड़े उतार दीजिए, नौकरानी बोली, जबकि बाथरूम में धुआं उसके चेहरे पर छाया हुआ था, जो लालच और उत्तेजना को दर्शा रहा था। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया। उसने अपना कोट और शर्ट उतार दिया और जब वह अपनी पैंट उतारने वाला था तो उसने नौकरानी को स्थिर खड़े देखा, इसलिए उसने आदेश दिया, आप पहले बाहर जाइए, मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। यह नौकरानी लड़खड़ाते हुए बोली, तो मैं पहले बाहर जाऊंगी। नौकरानी को आसानी से जाकर लेथल को लगा कि कुछ सामान है। हालांकि उसने अभी तक ये भी नहीं सोचा था कि इस जगह पर उसके साथ कुछ भी खतरनाक या अजीब घटित होगा। लेथेल ने अपनी पैंट उतारी, फिर भाप की ऊन के बीच से चलता हुआ एक बड़ी झील के पास पहुंचा, जिसका आकार एक सामान्य स्विमिंग पूल से लिया गया था। वाह, ये जगह सचमुच बहुत बड़ी है। इस समय लेथल को आश्चर्य से कहना पड़ा, क्योंकि यहाँ की संपत्ति और मनोरंजन उसकी कल्पना से परे थी। झील का पानी बहुत साफ था और सतह पर बहुत सारी हरी बूटियां तैर रही थीं। उसकी खुशबू से ही पता चलता है कि ये जड़ी बूटियां बहुत महंगी हैं। हालांकि वहां बहुत अधिक जलवाष्प थी कि वह पूरी झील का निरीक्षण नहीं कर सके और केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सके। वह धीरे धीरे झील में घुसी, उसे लगा कि यहाँ की जमीन काफी नरम थी। ये सही है, ऐसा लग रहा था कि यह पत्थर से नहीं बल्कि किसी अजीब सामग्री से बना है। अगर वह गलती से यहाँ गिर भी जाए तो उसे चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ की जमीन जैसी है। वह गर्म पानी में भीग गई, झील के किनारे पर अपनी पीठ खींच ली और बहुत आरामदायक महसूस करने लगी। औषधीय जड़ी बूटियां लगातार उसके शरीर में समा रही थीं, लगातार उसकी ऊर्जा को पुनः भर रही थीं और उसे आरामदायक महसूस करा रही थीं। आह, काश मैं हर दिन इस तरह नहा पाता, ये कितना अद्भुत होता है, लेथेल ने मन ही मन कहा। अचानक भाप की पट्टियों के पीछे से एक हाथ दिखाई दिया, जिसने उसे चौंका दिया। हे, एरिटेलिस। लेथेल चौंक गई जब उसने देखा कि एरिटेलिस अब एक ढेर सारी सफेद टेलीविजन पोशाक पहने हुए है।
पोशाक इतनी पतली और पतली थी कि लेथेल देख सकती थी कि यह उसके शरीर से चिपकी हुई थी और उसके पीछे उसका सुंदर शरीर दिख रहा था। लेकिन कुछ और भी आश्चर्यजनक हुआ। लेथेल तब और भी चौंक गया जब उसने देखा कि उसके आसपास 5 अन्य सुंदर नौकरानियां भी आ गई हैं। मैं क्या चिल्ला सकती हूँ। हे। एक खूबसूरत नौकरानी उसके पास आए, उसके गीले बाल और पोशाक उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिससे वह उसका मोहक शरीर देख सका। यद्यपि यहाँ की दासियां अकना जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी उनकी सुंदरता की तुलना अन्य कुलीन परिवारों की सुंदर स्त्रियों से की जा सकती थी। युवा स्वामी, दासी ने प्रलोभन से भरी आवाज में कहा, भले ही आप तब तक चिल्लाएं जब तक आपका गला न फट जाए, कोई भी आपको नहीं बचाएगा। लेथेल, ये सही है, एक अन्य नौकरानी बोली। वह और भी साहसी थी क्योंकि उसने जो पतली स्कर्ट पहन रखी थी उसके पीछे कोई अंडरवियर नहीं था। वह उसके पास गई और उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया। युवा मालिक, विरोध करने के बजाय बेहतर होगा कि आप इस क्षण का आनंद लें। लेथेल चुपचाप अपने आसपास की नौकरानियों को देख रहा था, उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या दुखी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह एक रईस का जीवन है। इस तरह के बेहद आलीशान स्थान पर वासना में डूबे हुए, जैसा कि वह सोच रहा था, वह धीरे धीरे खुद को नियंत्रित करने की क्षमता खो रहा था। 5 दासियों ने उसे घेर लिया और अपने गीले शरीर उसके शरीर से रगड़ने लगी। लेथेल ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि बाथटब में डाली गई औषधीय जड़ी बूटियों से ऊर्जा उसकी इच्छा को उत्तेजित कर रही है। उसने आह भरी, ऐसा लग रहा था कि अब वह और अधिक प्रतिरोध नहीं करना चाहता था, वह अब एक राजा की भावना का अनुभव करना चाहता था, एक अनैतिक जीवन में डूबे होने की भावना का। एक नौकरानी ने अचानक उसके कान में फुसफुसाया, युवा मालिक, चिंता मत करो। यहाँ हर कोई साफ है, लेकिन हमारे कौशल अद्भुत हैं। लेथेल ने उस नौकरानी की ओर देखा जो अभी अभी बोल रही थी, फिर अन्य नौकरानियों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, सच। नौकरानियों ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे अभिनय करने लगी थीं। लेथेल ने अपने दांत पीस लिए और अपने मुंह के अंदर की खुशी की कराह को दबा लिया। वह उनकी मुलायम और गीली जीभों को अपने शरीर के हर मिलीमीटर पर महसूस कर सकता था। हर स्थिति, हर संवेदनशील बिंदु का उन कोमल जीभों द्वारा अत्यंत विचारशील तरीके से ध्यान रखा गया था। युवा स्वामी, क्या आपको ये पसंद है? लेथेल ने हाँफते हुए सिर हिलाया। हे, युवा मास्टर, और भी कई विशेष प्रदर्शन हैं। जैसे ही नौकरानी ने बोलना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि नर्म फलियां उसके शरीर पर रगड़ खा रही हैं, साथ ही हलवे जैसे मांस के नर्म टुकड़े भी उसके शरीर पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे, ये बहुत अद्भुत है। लेथेल अब और खुद को रोक नहीं सका और बोला। फिर भी नौकरानियों ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उनकी जीभें उसके चीज पर हमला करने लगीं। 5 जीभों ने लगातार उस पर हमला किया, जिससे उसे अपने दांत भींचने पड़े और उसके लिए अपनी कराह को रोकना मुश्किल हो गया। उनकी जीभें गीली और गर्म थीं, वे लगातार उसे चाट रहे थे, चूस रहे थे, और उसके साथ वह सब कुछ कर रहे थे जिससे उसे ऐसा महसूस हो कि जैसे वह ऊपर चढ़ने वाला है। अंत में, लेथेल को भी एहसास हुआ कि रईसों और राजघरानों का जीवन कितना भ्रष्ट है। हालांकि, यह इतना बढ़िया था कि उसने इस अनैतिकता में लिप्त होना स्वीकार कर लिया। एरिटेलिस ने अपने सामने ये दृश्य देखा और तुरंत ही गर्म पानी में डूब गई, जिससे केवल उसका सिर ही खुला रह गया। हालांकि वह जानती थी कि यह पागलपन भरा होगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी पागलपन भरी हो जाएंगी। वे नौकरानियां भूखे भेड़ियों की तरह थीं, जो लेथेल के शरीर की हर कोशिका का आनंद ले रही थीं। हालांकि, इस समय इरिटेलिस का चेहरा भी लाल था, जो उसकी शहद जैसी त्वचा के साथ मिलकर उसे और भी अधिक मनमोहक और आकर्षक बना रहा था। उसके हाथ भी मुक्त नहीं थे, उसका एक हाथ उसकी छाती पर रखा था और दूसरा हाथ नीचे की ओर था। वह जो कुछ हो रहा था उसे देखती रही और अपने आप को आनंदित करती रही। लेथेल अब अत्यधिक खुशी और उत्साह में डूबा हुआ था। हर नौकरानी उसे खुश करने का एक अलग तरीका अपना रही थी। लगातार 5 लोगों की मौजूदगी से वह थका नहीं, बल्कि और भी ज्यादा पागल हो गया। हर बार जब वह यहाँ नौकरानियों को दूध पिलाता था तो उसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर, नहाने के पानी में मौजूद जड़ी बूटियां उसकी ऊर्जा को फिर से भर देती थीं। वह चक्र इतना अधिक चलता रहा कि लेथेल अब स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका, उसकी चेतना भी काम वासना और यौन सुख में डूब गई। पूरे कमरे में कराहने और ताली बजाने की आवाज गूंज रही थी। हर कोई काम की आग में पूरी तरह से जल रहा था, सेक्स और सेक्स हार्मोन की तेज गंध में डूबा हुआ था। लेथेल को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। वह बाथटब में खड़ा होकर जमीन पर पड़ी 5 नौकरानियों को हाँफते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनमें अब हिलने डुलने की ताकत नहीं बची है। उनके शरीर, उनके मुंह और उनके निचले होंठ सभी सफेद तरल पदार्थ से ढके हुए थे। हालांकि, उनके चेहरे लाल और उत्साहित थे तथा वे संतुष्ट थे। लेथेल ने हौंफते हुए कहा। उसने 5 नौकरानियों की तरफ देखा, उसे लगा कि वह अभी भी अपनी बात जारी रख सकता है। अचानक, उसने इरिटेलिस की ओर देखा, जिससे वह चौंक गई। इरिटेलिस कांप उठी। उसने मन ही मन सोचा, क्या वह अभी भी संतुष्ट नहीं है? क्या वह एक राक्षस है? क्या मैं उसे संतुष्ट कर सकती हूँ? या क्या मुझे भाग जाना चाहिए? इरिटेलिस के दिमाग में अनगिनत विचार आए। लेकिन जब लेथेल उसके सामने से गुजरा तो उसकी आंखों में अचानक एक हल्की गुलाबी रोशनी चमक उठी। इस समय उसकी चेतना धीरे धीरे गुलाबी कोहरे की परत से ढक गई थी। उसकी आंखों में सिर्फ लेथेल की छवि रह गई थी। उसका शरीर, उसकी मर्दाना खुशबू, उसके दूध की महक। वह उसके शरीर के हर संवेदनशील बिंदु का स्वाद लेना चाहती थी, उसके साथ एक हो जाना चाहती थी। इरिटेलिस। लेथेल की पुकार सुनकर इरिटेलिस चौंक गई, उसका शरीर जोर से कांपने लगा और उसके होंठ ऐसे हिलने लगे मानो वह कुछ कहना चाहती हो। हालांकि, अब उसके सारे शब्द पूरी तरह से गायब हो चुके थे, केवल एक साधारण वाक्य बचा था, लाथेल। मैं तुम्हें चाहता हूँ।
लेथेल भी पीछे नहीं हटी, उसने तुरंत इरिटेलिस को अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसके हाथों ने तेजी से उसके शरीर पर से पतले कपड़े फाड़ डाले। लेथेल की कुछ हिंसक हरकतों से इरिटेलिस और अधिक उत्तेजित हो गया, वह एक सांप की तरह उसे कसकर गले लगा रही थी। उसकी जीभ ने तुरंत उसके होंठों को छू लिया, हालांकि उसकी हरकतें थोड़ी अनाड़ी थीं। लेथेल को भी काफी आश्चर्य हुआ, उसने नहीं सोचा था कि वासना की आंखों का धारक इस तरह से इतने अनाड़ी ढंग से चुंबन करेगा। हालांकि वह अब तक कई बार ऐसी स्थिति से गुजर चुका था, इसलिए उसने तुरंत अपना कौशल दिखाया। इरिटेलिस, जो पहल कर रही थी, को निष्क्रिय स्थिति में लाया गया और लेथेल ने उसे चुंबन करना सिखाया। उसने ये भी बहुत जल्दी जान लिया कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे और एक दूसरे को अपनी सारी मिठास दे रहे थे। इरिटेलिस भी वासना में डूबी हुई थी, वह भूल गई थी कि यहाँ 5 अन्य नौकरानियां भी हैं। हालांकि भले ही उसे उनका अस्तित्व याद था, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस खुद को उन तेज लहरों में डुबो देना चाहती थी जो लेथेल पैदा कर रहा था। हालांकि इस समय लेथेल को अचानक अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की 2 अजीब धाराएं महसूस हुईं। ऊर्जा की एक धारा बाहर की ओर बही और इरिटेलिस के शरीर में प्रवेश कर गई। ऊर्जा की एक और धारा इरिटेलिस के शरीर के अंदर से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये दोनों ऊर्जा धाराएं एक निश्चित नियम के अनुसार कार्य करती प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। फिर वह ऊर्जा इरिटेलिस की ऊर्जा के साथ मिलकर उसके शरीर में वापस आ गई। हालांकि जब वह ऊर्जा प्रवाह उसके शरीर में वापस आया, तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। इरिटेलिस ऐसा लगता है जैसे वह ऐसा करने के लिए ही पैदा हुआ है। जैसा कि अपेक्षित था, वासना की आंखें वाला व्यक्ति वासना की देवी का वंशज है। इरिटेलिस के साथ काम करते समय लेथेल को अकना या अन्य 5 नौकरानियों के साथ ऐसा करने की तुलना में पूरी तरह से अलग महसूस हुआ। उसे बहुत ही आरामदायक, खुश और अद्भुत एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा और शरीर ऊपर उठ गए हों। लाथेल और इरिटेलिस को भी इतना आनंद महसूस हुआ कि वह पागल हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके लिए ही पैदा हुई थी, ताकि वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने में उसकी मदद कर सके। जिन नौकरानियों ने इरिटेलिस की कराह सुनी थी, उन्होंने भी अपनी आंखें खोलकर देखा कि लेथेल और इरिटेलिस ऐसा कर रहे हैं। युवा मास्टर बहुत शक्तिशाली हैं, हम सब हार गए। मैंने नहीं सोचा था कि यंग मास्टर इतने मजबूत होंगे। अगली बार हमें और लोगों की जरूरत होगी। स्नान में औषधीय जड़ी बूटियां मिलाने का विचार किसके दिमाग में आया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर को युवा मास्टर ने कुचल दिया है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि हम थोड़े मजबूत हो गए हैं? अरे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक भ्रम था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का ऊर्जा स्तर थोड़ा बढ़ गया है। शायद। नौकरानियों ने लेथेल की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा और लालच से मुस्कुराने लगी। वाह, यह आश्चर्यजनक है, हम वास्तव में आपके लिए पैदा हुए थे, युवा स्वामी। हे। साथ ही युवा मास्टर के साथ ऐसा करने में सक्षम होने से मैं अपनी ताकत में भी सुधार कर सकता हूँ। इस तरह की अच्छी चीज, मुझे डर है कि इस दुनिया में केवल युवा मास्टर ही ऐसा कर सकते हैं। हा, तुम लोग हट जाओ, मैं युवा मालिक के साथ ऐसा तब तक करता रहूंगा जब तक मैं और नहीं कर सकता। तुम्हें ही दूर रहना चाहिए। मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ। मुझे बस कुछ और बार युवा मास्टर का दूध पीने की जरूरत है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जल्द ही 5 नौकरानियां भी इसमें शामिल हो गईं और लेथेल के साथ पागलों की तरह व्यवहार करने लगीं। अल्पविराम। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था। इस समय सभी 5 नौकरानियां और इरिटेलिस जमीन पर लेटे हुए थे और कोई भी हिल नहीं सकता था। लेथेल को यह नहीं पता था कि उसने उन्हें कितना दूध उपलब्ध कराया था, उसे तो बस बहुत तेज सिरदर्द महसूस हो रहा था, मानो वह बेहोश होने वाला हो। उन्होंने सिस्टम स्पेस से उच्च श्रेणी की ऊर्जा की गोली निकाली जो अकना ने उन्हें आज दी थी। एक गोली लेने के बाद उसे तुरंत बहुत आराम महसूस हुआ। लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन विलाप करते हुए कहा, सौभाग्य से इस जगह पर औषधीय जड़ी बूटियां हैं जो लगातार मेरी ऊर्जा को बढ़ाती हैं। अन्यथा मुझे डर है कि मैं आज थकावट से मर सकती थी। उसे इन नौकरानियों से भी डर लगता था, वे इतनी पागल थीं, मानो वे कभी थकती ही नहीं, लगातार उसके साथ तब तक काम करती रहती थी जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाती। लेथेल ने अपने कपड़े बदले और बाहर चला गया। बाहर से आ रही रोशनी खिड़की से होकर दालान में चमक रही थी। वह चौंका और बाहर देखने लगा, क्या मैंने उनके साथ कल रात से लेकर आज सुबह तक ऐसा किया? लेथेल ने जब सफेद बादलों से रंगा खूबसूरत आकाश देखा तो वह चौंक गई। रुको, मैंने सारी रात ऐसे ही काम किया, लेकिन मुझे थकान क्यों नहीं महसूस हो रही? लेथल को आश्चर्य हुआ, फिर उसने देखने के लिए व्यक्तिगत जानकारी पैनल खोला। अल्पविराम। नाम लेथेल। स्तर 31। ऊर्जा अंक 20,000 बटा 25,000। प्रतिभा पृथ्वी सी थंडर बी लकड़ी डी हीलिंग बी आग बी अनुकूलन बी। नौकरी रॉयल शेफ सी कुल मास्टर बी। कारक सिम्युलेटेड स्पेस जोड़। आइटम प्राकृतिक विकास कार्ड देव दानव पत्थर सविस्फुट चाकू। अल्पविराम। मेरी कक्षा में एक स्तर की वृद्धि हुई है। लेथेल ने अपनी थोड़ी सी रागी और अपने व्यक्तिगत सूचना पैनल को घूरने लगा। अचानक उसे वह समय याद आ गया जब उसने इरिटेलिस के साथ यह काम किया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ऊर्जा की धाराएं लगातार उसके शरीर से उसके शरीर में और वापस जा रही थीं। क्या ये हो सकता है कि इरिटेलिस मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? लेथेल ने यह भरोसा किया कि वह हार मान लेगा। नहीं, मुझे ये भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। मुझे ये पता लगाना है कि इसका कोई असर तो नहीं है। अगर ऐसा है, तो मुझे इसे हल करने का कोई रास्ता निकालना होगा, या मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता।
हालांकि यह अच्छी बात थी कि वह इरिटेलिस के साथ यौन संबंध बनाकर अपने स्तर को ऊपर उठा सकती थी, लेकिन वह इसे और अधिक नहीं करना चाहती थी। लेथेल ने आह भरी, बाथरूम में वापस आया और देखा कि सब अभी तक नहीं जागे थे। उसने अन्य नौकरानियों को बुलाकर उन्हें तैयार होने में मदद करने की योजना बनाई, लेकिन उसे चिंता थी कि ये नौकरियां शर्मिंदा होंगी, इसलिए उसने ये काम अकेले ही करने का निर्णय लिया। लेथेल ने अपने शरीर को साफ चादर से पोंछा, फिर उन्हें आराम करने के लिए दूसरे कमरे में ले गया। बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें देखते हुए उनका चेहरा ऐसे खुला छोड़ दिया जैसे वे सो रहे हों, उन्हें भी थोड़ी खुशी हुई। उसे ऐसे अद्भुत अनुभव की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने ये भी सोचा कि शायद यह एकमात्र अवसर था जब वह उनसे विशेष अद्भुत आनंद ले रहा था। वैसे भी उसे पता नहीं था कि अगर अखना को इस बारे में पता चले तो वह नाराज होगी या नहीं। इसके अलावा उसे डर था कि नौकरियां उसके पागलपन के कारण उससे डरेगी। हालांकि लेथेल ने पहली बार अपना सिर हिलाया, इसलिए वह उन्हें एक अच्छे जीवन देने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि वे अपनी स्त्री नहीं बनना चाहती और केवल इसलिए उसके साथ सोना चाहती हैं क्योंकि वे उच्च स्थिति चाहती हैं, तो भी वह उनकी सहायता करेगी। ऐसा लग सकता है कि लेथेल मूर्ख है, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं है कि अपने कामों से दूसरों को असहज कर दे। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और बाहर चला गया, फिर नौकरानी से मिला जो उसे बाथरूम में ले गया। अरे युवा मालिक, मैं वह नौकरानी हकलाते हुए बोली। लेथेल मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए मेरे लिए उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ युवा स्वामी, नौकरानी ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, हमें आपकी जरूरत की सभी चीजें खरीदनी हैं। नौकरानी ने यह बात उसे स्पेस बैग देते हुए कही। उसने स्पेस बैग लिया, मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। अपनी बात समाप्त करके लेथेल तुरंत चला गया। नौकरानी ने अपने दिल में कई जटिल भावनाओं के साथ उसकी पीठ को देखा, लेकिन अधिकतर यह एक असहज भावना थी, जैसे कि वह कुछ भूल गई हो। अगर मैंने उस समय बाथरूम में रहने की कोशिश की होती तो मैं यंग मास्टर के साथ भी ऐसा कर सकता था। युवा मालिक, अगली बार मैं आपके साथ ऐसा जरूर करूंगा जब तक कि मैं बेहोश ना हो जाऊं। चलते समय लेथेल अचानक कांप उठा। उसने भौहें सिकोड़ी और खिड़की से बाहर देखा। अजीब बात है, शायद अम्लेथ ने मुझे निशाना बनाने की कोई साजिश रची है। उसने अपना सिर हिलाया, अपने कमरे में वापस आया और आराम किया। हालांकि वह थका नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत थकी हुई थी। एक खूबसूरत लड़की के साथ एक पूरी पागलपन भरी शाम, भले ही वह एक सुपरमैन हो, फिर भी वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेगा। लेथेल बिस्तर पर लेट गया, किसी और बात की परवाह न करते हुए वह सो गया। अल्पविराम, बाहर आकर अखना उस कमरे में गई जहां 5 नौकरानियां और इरिटेलिस सो रही थीं। उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव देखकर उसे गुस्सा नहीं आया, इसके विपरीत इस समय उसके गुड़िया जैसे चेहरे पर किसी भी भावना से रहित एक सौम्य मुस्कान उभर आई। वह कमरे में दाखिल हुई, एक छोटा सा सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान छोड़ा और फिर फुसफुसाकर बोली, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। बोलने के बाद वह तुरंत चली गई। अखना महल से बाहर निकलकर उसके पीछे पहाड़ों में कहीं चली गई। इस जगह पर एक बहती हुई नदी थी और उसका पानी बहुत साफ था। अखना को नदी में तैरती हुई मछलियां भी दिखाई दे रही थीं। हर जगह पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी, साथ में ठंडी हवा भी थी जो इस जगह पर किसी को भी आरामदायक महसूस करा रही थी। अखना नदी के पास एक स्थान पर गई और वहां उसने एक बड़ी चट्टान पर एक सफेद बालों वाली महिला को बैठे देखा। वह अत्यंत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि प्रकृति भी उससे ईर्ष्या करती थी। उसके पैर नीचे लटक रहे थे, पानी की सतह के साथ खेल रहे थे। उसके पैर सफेद और सुंदर थे, किसी मास्टर मूर्तिकार की कलात्मक कृति की तरह। पत्तियों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थीं, जिससे वह स्वर्ग से आई किसी परी जैसी लग रही थी। अखना को उस लड़की को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत वह बस मुस्कुराई और बोली, लगता है तुम वाकई मेरी पहचान जानती हो, लिलिथ। लिलिथ एक बड़े पत्थर पर बैठ गई, अखना की ओर देखा, मुंह बनाया और कहा, हम अपने आदमी के साथ ऐसा करना कैसा लगता है। अखना को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह लिलिथ के पास आकर बैठ गई, मुस्कुराते हुए बोली, बेशक ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा तुमने अभी तक उसके साथ सोया नहीं है, वह तुम्हारा आदमी नहीं है। लिलिथ ने मुंह बनाया, उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। उसने अपनी जीभ चटकाई और कहा, टस्क, वह हमेशा मुझसे बचता है, मुझे नहीं पता कि उसे मुझे स्वीकार करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन क्या तुमने सचमुच दूसरी नौकरानियों को उसके साथ सोने दिया? क्या तुम्हें जलन नहीं होती? अखना ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वे सभी दयनीय लड़कियां हैं, हमेशा अंधेरे में रहती हैं और केवल अपने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जब से यंग मास्टर लेथेल आए हैं, सभी को जीवन में एक नई राह मिल गई है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यंग मास्टर ने मुझे और सभी को अंधेरे से बाहर निकाला ताकि हम सूरज की रोशनी में रह सकें। नहीं, वह धूप है, वह गर्मी है जो इस दुनिया को रोशन करती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि वे युवा मालिक के साथ ऐसा करना कितना चाहते थे, है ना? वे उसके प्रति वफादार हैं, इसलिए यह एक छोटा सा पुरस्कार है, इसलिए उनमें अधिक आत्मविश्वास है, इसलिए उसके प्रति वफादार बने रहना सामान्य बात है। इसके विपरीत मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो हमसे ईर्ष्या करते हो। हाँ, लिलिथ ने मुंह बनाया, बेशक मैं उसके सबसे करीब हूँ, उसे चूमने वाली पहली व्यक्ति हूँ और मैं उसकी सबसे ज्यादा मदद भी करती हूँ। लेकिन हाँ हाँ हाँ, वह अचानक जोर से चिल्लाई, मुझे समझ नहीं आता कि वह मुझसे क्यों बचता है, हो। मैं नहीं चाहती कि ऐसा आगे भी हो। अखना ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, आपको याद रखना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। लिलिथ ने अपने होंठ काटे, बेशक मुझे वह याद है, लेकिन मैं अभी भी असहज महसूस करती हूँ। क्या हमारी और उसकी किस्मत वास्तव में दो समानांतर रेखाएं हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती?
अकना ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेथेल अब वास्तव में एलेक्स और हैरिस को मारना चाहता है, हालांकि ये बेहद मुश्किल है। ऐसा कोई कारण अवश्य होना चाहिए जिससे लेथेल का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये सुनकर लिलिथ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ओए, ये बहुत खतरनाक है। आप ये भी जानते हैं कि इस दुनिया के नियम पुरुष नायक को मारने का समर्थन नहीं करते हैं, है ना? लेकिन अकना अचानक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम भूल गए हो कि लेथेल ने अकादमी के तीसरे दौर में क्या किया था? उसने एलेक्स और हैरिस की जान को खतरे में डाला, जिसका अर्थ है कि लेथेल को सिस्टम में कुछ खामियां पता चल गई थी। इससे उसे नायक पर हमला करने, उसे घायल करने या यहाँ तक कि उसे मारने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि शायद उसे भी इसी तरह की कीमत चुकानी होगी। लेकिन हमें यह उम्मीद करने का अधिकार है कि लेथेल पुरुष नायक को मार सकता है। तो आप आजाद हो सकते हैं। लिलिथ ने आह भरते हुए कहा, आह, लेकिन जब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी तो अन्य नायिकाएं भी स्वतंत्र हो जाएंगी। उस समय प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होगी। क्या तुम उनसे डरते हो? अकना ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए लिलिथ की ओर देखा। बेशक मैं उनसे नहीं डरता। मैं सिर्फ लेथेल के बारे में चिंतित हूँ। वे मुख्य महिलाएं, हर कोई डरावना है, हर कोई अजीब है। मुझे लगता है कि आप सबसे अजीब व्यक्ति हैं। अकना का जवाब सुनकर लिलिथ ने गुस्से से कहा, ओए, मैं सबसे साधारण, सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत व्यक्ति हूँ। ओह ओह, अकना ने सिर हिलाया और कहा, आप सही हैं, लेकिन केवल एक विवरण गायब है। आप सबसे अजीब व्यक्ति भी हैं। तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे तुम अपने पिछले जन्म में थे, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। लिलिथ ने नाराज होकर अपने पैरों को ऊपर खींच लिया और दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लिया। वह बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन अचानक बात बदल दी। तुमने मुझे कब पाया? लिलिथ ने मुंह बनाते हुए देखा और कहा, जब मैं पहली बार मिली थी तभी मुझे पता चल गया था कि तुम कौन हो। और तुम्हारे बारे में क्या? बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन शायद सबसे स्पष्ट तब था जब आप उसके कमरे में घुसे थे। अकना ने कहा, उस पल मुझे तुरंत एहसास हो गया कि आप कौन हैं। टस्क, हमारे लिए एक दूसरे को पहचानना वाकई आसान है ना? लिलिथ ने जीभ चटकाते हुए कहा। लेकिन अचानक की आंखें दूर तक देखती रहीं जैसे कि कुछ याद कर रही हों। मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ मिल पाऊंगी। मुझे याद है कि वह समय जब मैंने तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया था ताकि तुम अपना जीवन फिर से बना सको। नवीनतम अध्याय एन एल्बन को पर पढ़ें। लिलिथ ने मुंह बनाकर सिर हिलाया, नहीं, तुम कमजोर हो कि मैं मोटापे से उसके लिए अपना प्यार खरीद सकती हूँ। तो तुम्हारी मौत कैसे हुई? आत्महत्या? अकना ने पूछा। लिलिथ ने अपने चेहरे को शांत से काटा और उसकी आंखें भी दूर तक देखती रहीं, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। ओह, कब? लिलिथ ने उत्तर दिया, जब आप उनकी राख को नाव पर ले जा रहे थे तो मैंने नाव को दूर दूर तक देखा और मुझे लगा कि कुछ बुरा है। तो मैं तुम्हारा पीछा करने के लिए एक और नाव भी किराए पर ले गई थी। जब मैं नाव पर चढ़ी तो मैंने देखा कि तुम मर चुके थे, तुम्हारे हाथ अभी भी उसकी राख के कलश को पकड़े हुए थे। जब आप मरे तो मैंने पहली बार आपकी मुस्कान देखी थी। बहुत सुखद, बहुत खुश, मानो आपने अपना सपना पूरा कर लिया हो। बेशक, अकना ने कहा, अगर मैं जीते जी उसके साथ नहीं रह सकती तो कम से कम जब मैं मरूंगी तो उसके साथ तो मर ही सकती हूँ। यही एकमात्र खुशी है जिसे हम बना सकते हैं। अचानक की बात सुनकर लिलिथ ने आह भरी, आह, बात बस इतनी सी है। उस समय उसकी पत्नी दिवालिया हो चुकी थी और एक बेघर व्यक्ति की तरह रह रही थी। हालांकि कुछ सालों बाद उसने एक और मुट्ठी को मुट्ठी बना दिया। कितना मजेदार है। मैंने उसे खरीद लिया। अकना ने कहा, बेशक मुझे ये पता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उसके लिए सबसे अच्छी सजा नहीं थी। लिलिथ ने आह भरते हुए कहा, वह भी मर चुकी है। हे, लिलिथ थोड़ा हैरान हुई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे मार डाला। अकना ने कहा, उसके आंकड़े कागजात हो गए और हत्या की आकृतियों से भर गए। वास्तव में? ओह, ये कैसे हुआ? अचानक उसे याद आया कि क्या हुआ था और उसने धीमी आवाज में कहा, लेथेल की पत्नी के दिवालिया होने के बाद उसने एक और मूर्ख को धोखा दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद वह इतनी बदकिस्मती थी कि मुझे मिल गई। मैंने तुरंत एक योजना बनाई। मैंने उसे मार डाला, फिर उसे दबा दिया। फिर मैंने उसे दबा दिया उन लोगों को जिन्होंने लेथल को नुकसान पहुंचाया था। अरे, लिलिथ थोड़ा हैरान हुई, तुमने सोचा था कि वह कहीं अधिक क्रूर हो? अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यही वह है जो मैं लेथल से बदला लेने के लिए कर सकता हूँ। उसने जो कुछ भी सहा वह उससे कहीं अधिक भयानक था। मुझे लगता है कि यह काफी नहीं है, लेकिन कम से कम मैंने उसका बदला ले लिया। फिर लिलिथ ने दया भरी आंखों से देखा। अकना ने भौहें सिकोड़ें, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं उस गंदी याद को याद नहीं करना चाहती। अब मेरे पास एक शानदार जीवन है, लेकिन उसकी और उसकी स्थिति बहुत अलग है। भविष्य में क्या होगा अगर वह शादी नहीं करता या अपनी पत्नी नहीं बन पाती? अकना ने लिलिथ की बात सुनी और मुस्कुराई, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। जब तक मैं उसके साथ रह सकती हूँ, यही काफी है। मेरे पिछले जन्म में जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए इस जन्म में बस उसके साथ रहना और उसे खुश देखना ही काफी है। एक बात मुझे खोजने में मुश्किल लग रही है। अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपका मतलब अन्य नायिकाओं से है? ये सही है। अकना ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वे हमारे जैसे ही फलते हैं, लेथल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि अपने पिछले जीवन में मुझे उनका पता नहीं था। भले ही मैंने लेथेल के सभी संबंधों की खोज की, लेकिन वह किसी भी अन्य महिला को नहीं जानती थी जो उसे पसंद करती हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिलिथ ने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे लगता है कि वे महिलाएं बहुत अजीब हैं। उन्हें लेथल उतना ही पसंद था हमारा, लेकिन मुझे अपने पिछले जीवन में उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था।
अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लगता है इस कहानी में कुछ रहस्य है। लेकिन अगर वे लेथेल को खतरे में डालने की हिम्मत करते हैं तो भले ही मैं उन्हें मार न सकूं, पर मैं उन्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने दूंगा। वाह अकना, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन हे, लिलिथ अचानक हंसी और बोली, इस दुनिया में मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। अकना ने लिलिथ की ओर देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। हाँ, तुम मुझसे बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति का उपयोग लेथेल को तुमसे प्यार करने के लिए नहीं कर सकती। लिलिथ ने अचानक अकना के पैर को गले लगा लिया। हो, बड़ी बहन, आप मेरी दूसरी बहन हैं, कृपया मेरी मदद करें। अकना ने ये देखा और आह भरते हुए कहा, ठीक है, मेरे पैर को गले लगाना बंद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? ये सुनकर लिलिथ ने खुशी से अकना को कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा अकना के चेहरे से रगड़ते हुए। हे, मुझे पता है कि तुम्हारे पास निश्चित रूप से मेरी मदद करने का एक तरीका है। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने में इतनी जल्दी मत करो, अकना ने कहा। उसने लिलिथ को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि वह इस समय अकना से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। अकना ने बेबसी से कहा, पहले मुझे छोड़ो। हे, माफ करना, मैं इतनी खुश थी कि मैंने ज्यादा बल प्रयोग कर लिया। लिलिथ ने मुस्कुराते हुए धीरे से अकना को छोड़ दिया। अकना ने अपने कपड़े ठीक किए, फिर बोली, उसके साथ कुछ बार बातचीत करने के बाद क्या तुम्हें एहसास हुआ कि कुछ बार उसने या तुमने सक्रिय रूप से एक दूसरे को चूमा था और तुम्हें कोई सजा नहीं मिली? लिलिथ को वह समय याद आया जब लेथेल ने उसे चूमा था और उसने भी उसे चूमा था। विशेषकर वह समय जब वह ब्लैकबोन फॉरेस्ट में था, क्योंकि वह क्लेयर को बचाना चाहती थी। लेथेल ने लिलिथ को चूमने की पहल की, हालांकि उस समय उनमें से किसी को भी कोई सजा नहीं मिली। अकना ने आगे कहा, इसका मतलब है कि वह भी तुम्हें पसंद करता है, और बेशक तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। तुम और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए जो चीज तुम्हें रोक रही है वह है नायिका होने का तुम्हारा दर्जा। यदि आप नायिका की अपनी भूमिका से बच सकती हैं, तो कोई भी चीज आपके प्यार को रोक नहीं सकती। ओह, ये तो आश्चर्यजनक है, मैं तुरंत एलेक्स को मार डालूंगी। लिलिथ मुस्कुराए और बोली। रुको, अकना ने जल्दी से लिलिथ को पकड़ लिया। उसने आह भरी और अपना माथा पकड़ लिया। एलेक और हैरिस मुख्य पुरुष पात्र हैं, उन्हें तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते। लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? अकना ने लिलिथ को जल्दी से देखा, जैसे कि वह तुरंत एलेक्स को मार डालना चाहती थी, और हैरिस केवल निराशा में आहें भर सकता था। अरे नहीं, लिलिथ वास्तव में उन दोनों को अभी मारना चाहती थी। आप ये भी जानते हैं कि वे दो लोग दुनिया की इच्छा को लेकर चलते हैं। अगर वे मर जाते हैं तो इस दुनिया में तुरंत अनगिनत कीड़े पैदा हो जाएंगे। बेशक मुझे ये पता है, लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। जब तक मैं लेथेल के साथ रह सकती हूँ, भले ही ये दुनिया नष्ट हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास लेथेल की रक्षा करने की सारी शक्ति है, चाहे ये दुनिया नष्ट हो जाए या लॉर्ड एबिस जाग जाए। अकना ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम नहीं समझते कि यहाँ समस्या क्या है? यदि तुम एलेक्स और हैरिस को मार देते हो, तो सबसे अधिक प्रभावित व्यक्ति लेथेल होगा। यदि दो मुख्य पुरुष पात्र मर जाते हैं, तो दुनिया को सहारा देने के लिए एक और मुख्य पुरुष पात्र प्रकट होगा। लेकिन लेथेल भी प्रभावित होगा, क्योंकि उन दो मुख्य पुरुषों की मृत्यु का कारण वही था। हालांकि हमें यह निश्चित नहीं है कि यदि एलेक्स और हैरिस मर गए तो लेथेल का क्या होगा, फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि लेथेल के पास एलेक्स और हैरिस को मारने का कोई तरीका है। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से उन दो मुख्य पुरुषों को मार देगा। अब हमें लेथेल की अच्छी तरह से रक्षा करनी है, उसे मजबूत बनने में मदद करनी है, और वह जो चाहे वह करना है। ये सुनकर लिलिथ बहुत उत्साहित हुई। बहुत बढ़िया, उसकी रक्षा करना और उसे वह करने में मदद करना जो वह करना चाहता है, मेरे लिए बहुत सरल है। मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं और भी चीजें ढूंढ लूंगा जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकें। मुझे यकीन है कि वह एलेक्स और हैरिस से नहीं हारेगा। रुको, अकना ने तुरंत कहा, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। अब आप ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि आप लेथेल के पक्ष में हैं, इससे एलेक्स को लगेगा कि आप उसका पक्ष ले रहे हैं। दुनिया की इच्छा आसानी से धोखा नहीं देती। आप लेथेल के प्रति इतने पक्षपाती हैं। अगर एलेक्स मर जाता है, तो आपको शायद दंडित किया जाएगा या किसी अन्य पुरुष नायक के हरम में खींच लिया जाएगा। वाह, लिलिथ चौंक गई। उसे लगा जैसे अकना उसका मस्तिष्क था। अगर तुम बात करना जारी रखोगी, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी बात सुनूंगी। अकना ने आह भरी और सिर हिलाया। उसने आगे कहा, अगर तुम दुनिया की इच्छा को ये सोचने दोगे कि तुम अभी भी एलेक्स का समर्थन करती हो, तो एलेक्स के मरने तक दुनिया की इच्छा तुम्हें किसी अन्य पुरुष नायक के हरम में नहीं घसीटेगी। किसी बिंदु पर आप एक ऐसा कथानक तैयार करेंगे जहां एक महिला नायक पुरुष नायक की मृत्यु पर इतनी दुखी होती है कि वह बदला लेने के लिए कृतसंकल्प हो जाती है। लेकिन बदला लेने की प्रक्रिया में नायिका धीरे धीरे नायिका को भूल गई और नायिका की हत्या करने वाले व्यक्ति की प्रेमिका बन गई। इसके बाद हालांकि आप खलनायिका बन सकती हैं, लेकिन नायिका बनने का भाग्य आपके हाथ में है। वाह वाह, लिलिथ ने अपना मुंह चौड़ा किया। अकना, तुम वाकई बहुत होशियार हो। मुझे लगता है कि तुम्हें दुनिया की इच्छा बन जाना चाहिए। अकना ने सिर हिलाया। आखिर पिछले जन्म में वह दो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की वेलेडिक्टोरियन थी, वह मूर्ख कैसे हो सकती है? बस इस दुनिया में अकना ने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो वह चाहती थी। वह अब ज्यादा सोचना नहीं चाहती। वह बस अपना मन लेथेल को समझने, उससे प्यार करने और उसकी सेवा करने में लगाना चाहती है। यह अध्याय नवंबर albin.co/m द्वारा अपडेट किया गया है। ऐसे मत बोलो, अकना ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें अब एलेक्स की थोड़ी मदद करनी चाहिए।
बेशक, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बस उसे थोड़ी मदद दे दो। इसके अलावा आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लेथेल को रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि वह पहले से तैयारी कर सके। लिलिथ ने अपनी बूढ़ी बड़ी करके खुशी से कहा, बेशक मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि एलेक्स की मदद कर सकूं और उसे और मजबूत बना सकूं। लेकिन अकना जो कहना चाहती थी उसे सुनकर लिलिथ ने तुरंत जवाब दिया, क्या आपका मतलब ब्लैक रोज फ्लेम है? ये सही है। हा 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 हा। उस प्रकार की सार ज्वाला में एक घातक विशेषता होती है, हालांकि यह मजबूत होती है, लेकिन अचानक हंसी जैसे उसने अभी अभी कोई बुरी योजना पूरी की हो, लेकिन यह उपयोगकर्ता को अत्यंत भयानक जहर से दूषित कर देती है। इस प्रकार का जहर व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देगा और किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि एलेक्स के बगल में बैठी प्राचीन आत्माएं भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाएंगी। और निस्संदेह इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के शरीर की किसी न किसी प्रकार की पूर्णता नष्ट हो जाएगी। मुझे आशा है कि एलेक्स की शारीरिक क्रियाएं उस सार ज्वाला द्वारा नष्ट हो जाएंगी। अकना ने लिलिथ की ओर देखा, ओए, तुम मुझसे भी ज्यादा क्रूर हो। अगर वह अपनी शारीरिक क्षमता खो देती है तो मुख्य पुरुष को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है? मुझे परवाह नहीं है, लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, जब तक वह पीड़ित है तब तक सब ठीक है, हा 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 हा। अचानक अंडस्को विंकिंग फेस। आह रुको, लिलिथ चौंक गई, उसे कुछ याद आ गया। लेथेल ने आज कितने लोगों के साथ सेक्स किया? अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 4 नौकरियां और इरिटेलिस, कुल मिलाकर 5 लोग। नहीं, लिलिथ अचानक चिल्लाया, लेथेल खतरे में है। क्या? अचानक भी चौंकी और जल्दी से पूछा, क्या होगा? अमलेथ ने लेथल पर एक श्रेप लगाया था, मौत की लिपस्टिक के 3 दाग। हर बार जब लेथल किसी से प्यार करता है तो लिपस्टिक का एक दाग गायब हो जाता है। 3 लिपस्टिक के दाग गायब हो जाने के बाद एमलेथ बलि जादू का उपयोग कर सकता है। बलिदान जादू। अचानक चौंका, क्या इससे लेथल को कोई नुकसान होगा? ये होगा। अल्पविराम। लेथेल अब नींद में डूब रहा था। अचानक उसका चेहरा झुर्रीदार हो गया, जैसे किसी चीज ने उसे असहज महसूस कराया हो। उसकी छाती पर बचे हुए 2 लिपस्टिक के दाग भी गायब हो गए। फिर एक त्रिकोणीय जादुई रचना सामने आई। उस त्रिभुज के बीच में गुलाबी रंग का दिल के आकार का प्रतीक है। हालांकि वह गुलाबी दिल से ताजा खून की एक धारा बह रही थी, लेकिन वह खून एक सांप की तरह थी जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसे छू रहा था। ओह, लेथल कराह उठा, उसे बहुत असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे दबा रही हो, उसे इतनी ऊंचाई पर बांध रही हो कि वह हिल भी न सके। शीघ्र एक अत्यंत अजीब सी अनुभूति हुई, इससे लेथल को आरामदायक और समस्याग्रस्त दोनों ही तरह का एहसास हुआ। लेथेल को लगा कि कोई जीभ उसकी गर्दन को चाट रही है, हालांकि उस जीभ में बिल्ली की जीभ की तरह कई कांटे थे। अपनी गर्दन पर कांटों की जांच के कारण वह असहज महसूस करने लगी। हालांकि इससे भी ज्यादा भयानक चीज होती रही। उसकी जीभ रुकी नहीं, उसने अपनी गर्दन को जोर से चाटा और जीभ पर लगे कांटों ने उसकी त्वचा को दबाया, जिससे गहरा घाव हो गया। वह घाव से खून की धारा बह रही थी, लेकिन उसकी जीभ रुकी नहीं। वह लेथेल की छाती को चाटती रही। जहां जहां से यह गुजरा वहां वहां छापे थे जो अत्यंत भयानक लग रही थी, तथा बहुत सारा खून बनने लगा। लेथेल ने अपने दांत पीस के लिए, उसे स्पष्ट रूप से भयानक दर्द महसूस हुआ, मानो उसे ठीक करने दी जा रही हो। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ था। दर्द ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह इतना जाग गया कि उसने पाया कि बिल्ली की जीभ उसके शरीर को काटने की कोशिश कर रही है। धमाका। अचानक खिड़की जोर से टूट गई और लिलिथ कमरे में भाग गई। उसके हाथ में श्वेत ऊर्जा की एक किरण थी और उसने तुरंत उसे अपने सीने पर रख दिया। ऊर्जा की उस धारा ने तुरंत लेथल के संपूर्ण शरीर को ढक लिया और अदृश्य बिल्ली की जीभ भी तुरंत गायब हो गई। हालांकि लेथेल का खून तुरंत ही उसकी छाती के बीच में बने गुलाबी दिल के प्रतीक में प्रवाहित हो गया। वह एक अट्ठाह गुफा की तरह प्रतीक था जो लेथल का सारा खून चूस रहा था और फिर धीरे धीरे गायब हो रहा था। लेथेल को भी अब अधिक आराम महसूस हुआ और उसने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे अपनी खुली हुई खोलियों, अपनी खुली हुई लिटा को देखकर थोड़ी थकी हुई लग रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे बहुत चक्कर आ रहा था और फिर उसके सामने की जगह काली हो गई। लेथेल बेहोश हो गया। लेथेल, लेथेल, लिलिथ चिल्लाई। उसने जल्दी से एक पीला गोली निकाली और उसके मुंह में ठूंस दी। जैसे ही वह गोली लेथल के मुंह में गई, वह तुरंत बिस्तर पर चली गई और ऊर्जा की अनगिनत धाराओं में बदल गई जो उसके शरीर में मिल गई। उसके शरीर पर लगे घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। हालांकि केवल उसकी छाती के बीच में बनी जादुई संरचना गायब नहीं हुई, बल्कि वह उसके अनुरूप हो सकती है। टस्क। लिलिथ ने अपनी जीभ चटकाए। इस समय अकना भी उस खिड़कियों के माध्यम से कमरे में भाग गई थी जिसे लिलिथ ने पहले तोड़ दिया था और लेथल पर भौहें चढ़ी थीं। क्या हुआ? यंग मास्टर की छाती पर कौन सा नियम है? अपना ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। यह एक प्रकार का बलि जादू है, लिलिथ ने आह भरते हुए कहा। इस तरह का जादू लेथेल को ऐसा महसूस कराएगा जैसे उसे कांटेदार जीभ से चाटा जा रहा हो। उसका खून बहेगा और उसकी छाती के बीच में जादुई संरचना द्वारा आवाज होगी। क्या आप उस दिल के आकार को देख रहे हैं? अकना ने अपनी छाती के बीच में गुलाबी रंग का दिल का निशान देखा। हालांकि चिन्ह का निचला हिस्सा थोड़ा लाल था, ज्यादा नहीं, दिल के आकार का निचला हिस्सा थोड़ा लाल था। ये जादुई मृत्यु प्रेम का प्रतीक है। यदि लेथल किसी लड़की के साथ सेक्स करता है तो मस्ती के बाद उसे एक अदृश्य बिल्ली की जीभ चाटेगी। उस अदृश्य बिल्ली की जीभ से बने घाव से बहता खून उस हृदय प्रतीक के अंदर रिस जाएगा। जब वह प्रतीक पूरी तरह से लाल हो जाएगा, लेथल इस प्रकार के बलि जादू के उपयोगकर्ता के साथ पूरी तरह से प्यार में पड़ जाएगा। यह एक पागलपन भरा और भयानक प्यार था। लेथल को अब अपने आसपास की कोई बात पता नहीं चलती।
उसकी आंखों में केवल इस प्रकार के जादू का उपयोग करने वाले व्यक्ति की छवि होगी। लेथल एक बच्चे की तरह उस व्यक्ति के हर शब्द का पालन करेगा। ये सुनकर अकना ने गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, तुम्हें पता है कि वह जादू करने वाला कौन है ना? लिलिथ ने थोड़ा सिर हिलाया, ये सही है। यह अमलेथ है। अकना ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां तब तक भींची जब तक वे सफेद नहीं हो गईं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे हल कर पाओगे, लिटिल। वह तुम्हारी छात्रा है और एक नायिका भी है। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वरना मैं उसका सिर काट देता। लिलिथ ने आह भरते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि चीजें इस तरह जटिल हों, हो। पहले तो मैंने उसे एक छात्रा के रूप में स्वीकार करने का इरादा किया था ताकि उसे संभालना आसान हो जाए। अंत में वह मेरे आत्मनियंत्रण से बाहर हो गई। अकना ने लिलिथ की ओर देखा और असहजता से कहा, तुम लिलिथ को लेथेल को देना चाहते थे, है ना? अरे वह, लिलिथ ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे धीरे कहा, मैंने सोचा था कि इससे लेथेल की दिलचस्पी उतनी ही होगी और वह तुरंत मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जाएगी। लेकिन मैं ये कैसे सोच सकता था कि अमलत भी उसे पसंद करती थी। अपने पिछले जन्म में मुझे कभी पता नहीं था कि अमलत कास और मेरे अलावा कोई और रिश्ता था। अकना ने आह भरते हुए कहा, लेथेल मूल रूप से बहुत दयालु था। संभवतः पिछले जन्म में उसे पसंद करने वाली नायिकाओं की मदद उसने की थी। इसलिए इस जन्म में वे उसे फिर से पाना चाहते हैं और उससे प्यार करना चाहते हैं। हालांकि ये सभी मुख्य महिलाएं बेहद पागल हैं। आपको इमलेट से निराश होना पड़ेगा इससे पहले कि वह कुछ और पागल करे। ठीक है, मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगी। लिलिथ ने आह भरी, मैं नहीं चाहती कि लेथेल को भी इस शापित जादू को सहना पड़े। अकना ने आह भरी। उसने लेथल की ओर देखा, जो कुछ उसने सहा उसका दिल टूट गया। लेथेल, चिंता मत करो। इस जन्म में मैं इसलिए वह दुख नहीं सहने दूंगा जो तुमने पिछले जन्म में सहा था। मैं कसम खाता हूँ। अल्पविराम। लालित गार्डन में खून की बदबू एक बेहद उदास कमरे में भर गई। मल्लेत कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके चारों ओर तांबे पर रक्त से बनी 6 बिंदु वाली तारे के आकार की जादुई संरचना थी। यदि लेथेल ने यह दृश्य देखा होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि जमीन पर जो जादुई संरचना है वह उसकी छाती पर बनी संरचना के समान ही है। हालांकि कमरे के चारों कोनों में 4 सिरविहीन शव जमीन पर पड़े थे, कटी हुई गर्दनों से खून बह रहा था और फर्श लाल हो गया था। उन चारों शवों के सिर अमलेथ के पैरों के पास रखे गए थे, उनके मुंह खुले हुए थे और उनके चेहरों पर अनगिनत अजीब जादुई प्रतीक अंकित थे। कमरे में कुछ मोमबत्तियां जलाई गई थी। उस रोशनी से कमरा गर्म नहीं हुआ, बल्कि वह स्थान और अधिक ठंडा तथा रहस्यमय हो गया। इस समय एमलेथ ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिससे उसका बर्फ जैसा सफेद शरीर नजर आ रहा था। उस खूबसूरत शरीर पर ताजा खून के धब्बे थे, जिससे वह हमेशा से ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक लग रही थी। वह जादुई संरचना के बीच में खड़ी हो गई और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर संतुष्टि से भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे और उसके दोनों हाथों के बीच एक जादुई चक्र प्रकट हुआ, जिससे एक अजीब गुलाबी आभा निकल रही थी। मेरिल! इमलेथ चिल्लाया और तुरंत मेरिल 4 छोटे जार लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसने चारों घड़े लिए और उन्हें अमलेथ के पैरों के पास पड़े चारों सिरों के मुंह में रख दिया। तभी अमलेथ के हाथ में जादुई चक्र से एक चमकदार आभा निकली। चारों सिर अचानक मुरझा गए, मानो उनका सारा खून सूख गया हो। कुछ ही क्षण बाद वे चारों सिर धीरे धीरे सूख गए, फट गए और फिर अनगिनत धूल के कण उत्पन्न करके अंतरिक्ष में गायब हो गए। जमीन पर केवल 4 बर्तन पड़े थे, लेकिन इस समय वे चारों बर्तन खून से भरे हुए थे। मेरिल ने तुरंत जादू का प्रयोग करके उन 4 बोतलों को सुरक्षित रख लिया, जिससे बोतलों में मौजूद खून को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। इमलेथ ने मेरिल को उन 4 फूलदानों को उसके सामने पेश करते हुए देखा और अपने होंठ चाटे। उसके चेहरे पर संतुष्टि दिख रही थी। हा, बहुत बढ़िया, लेथेल का खून, ये सब लेथेल का खून है। वह कांपते हुए मेरिल के पास पहुंची। उसके हाथ धीरे से 4 पारदर्शी कांच के फूलदानों को छू रहे थे। फ्लास्क के अंदर का तरल पदार्थ वास्तव में लेथेल का खून था। इमलेथ ने उत्साह से कहा, ये सुंदर है। ओह, मैं इसे पीना चाहता हूँ। उसने जल्दी से एक बोतल ली, ढक्कन खोला और फिर बोतल में मौजूद सारा खून पी गई। उसने अपनी जीभ भी बाहर निकाली और बोतल के अंदर मौजूद सारा खून चाट लिया। उसकी सांसों के साथ साथ उसका चेहरा भी बेहद विकृत था। एक क्षण बाद इमलेथ ने अपना सिर उठाया और जोर से चिल्लाया, आ बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। हा, बढ़िया, ये पहली बार है जब मैंने वास्तव में लेथेल का खून चखा है। हा। इमलेथ पागलों की तरह हंसने लगा और मेरिल स्थिर खड़ी रही। उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। वह इमलेथ को पागलों की तरह हंसते हुए देख रही थी। एक क्षण बाद अचानक अमलेथ की भौहें तन गईं और उसने दांत पीस लिए। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बहुत तेजी से जल रहा है। अरे क्या बकवास है। मेरिल, पानी। मेरिल ने अंतरिक्ष में अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और उसे अमलेथ को देने का इरादा किया, लेकिन अमलेथ जमीन पर कीटों की ताकत से भरी थी। उसने अत्यंत ताज़ा रक्त थूका। उसके मुंह से निकला खून के धुएं में बदल गया और लाल लावा जैसी रोशनी निकली। मेरिल भौहें सिकोड़ी और पीछे हट गई। उसकी आंखें अब अजीब हो गई थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। अमलेथ जमीन पर तड़प रही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर और गला लावा से जल रहा हो। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी। उसके मुंह, नाक, आंख और कान से धुआं निकल रहा था, मानो उसके शरीर के अंदर कुछ जल रहा हो। अमलेथ जमीन पर लेटी थी। उसका चेहरा असमंजस से भरा हुआ था, लेकिन इस समय अत्यंत रक्त श्रृंखलाएं आसपास के स्थान को तोड़कर उसे पकड़ रही थीं। धीरे धीरे उसकी जीभ पर रक्त के रंग का चमकार जैसा एक अजीब प्रतीक उभर आया। उसके बाद उसका शरीर सामान्य हो गया। वे जंजीरें भी धीरे धीरे गायब हो गईं, जैसे कि वे कभी नहीं थीं।
इस समय अमलेथ के सिर में एक गुलाम आया जिसने उसे भयभीत कर दिया। यहाँ क्या हो रहा है? अमलेथ चिल्लाते हुए उसने स्पष्ट रूप से देखा कि दास कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का रक्त कॉन्ट्रैक्ट था। वह एक गुलाम है, उसका मालिक है लेथिल। अल्पविराम। लेथल के शयन कक्ष के अंदर इस समय लिलिथ और अकना नहीं गए थे। हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लेथल को अमलत के अभिशाप से बचने में कैसे मदद मिले। अंततः इमलिथ एक महिला नायक है, लिलिथ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मार नहीं सकता। इसलिए ऐसा लगता है कि लिलिथ के पास इमलिथ को लेथल पर लगे अभिशाप को तोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अचानक लेथल की छाती के बीच में बने धाराओं से रक्त के रंग की आभा निकलने लगी, जिसने लेथल और अकना का ध्यान आकर्षित किया। लिलिथ ने पास जाकर देखा कि लेथेल की छाती के बीच में बनी हुई क्रिया धीरे धीरे बदलती जा रही है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। वह है रक्त अनुबंध। लिलिथ ने खुशी से कहा, शाप जादू रक्त अनुबंध में बदल गया। अकना ने भौहें सिकोड़ लीं। इस समय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, लिलिथ मुस्कुराई और खुशी से बोली, लेथेल के शरीर पर शाप जादू धीरे धीरे खून के रंग में बदल रहा है। दिल के आकार का प्रतीक भी चमगादड़ के आकार में बदल गया है। हा 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 हा, अमलेथ, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम अपने बेवकूफ स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। अकना ने जल्दी से लिलिथ के कंधे को पकड़ लिया और पूछा, क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि लेथेल के साथ क्या हो रहा है? हा हा हा, ठीक है। लिलिथ ने अपने मनोरंजन को दबाने की कोशिश की और समझाना शुरू किया, लेथेल एक अर्धपिशाच है, आप ये भी जानते हैं, है ना? अकना ने हल्का सा सिर हिलाया। लिलिथ ने आगे कहा, अमलेथ का व्यक्तित्व अत्यंत विकृत है, तुमसे भी ज्यादा विकृत। लिलिथ, ओह, क्या आप मुझे सामान्य रूप से समझाने की अनुमति देंगे? अकना ने लिलिथ की ओर देखा, आह भरी, और कहा, ठीक है, बातचीत जारी रखो। ओए, ये कैसा भाव है? तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो, है ना? तुम निश्चित रूप से मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो। ठीक है, बकवास बंद करो, चलो मुख्य विषय पर आते हैं। अकना ने अपना सिर हिलाया और कहा। लिलिथ ने मुंह बनाया, लेकिन अंत में उसने अकना को समझाया, यदि इमलिथ ने केवल लेथेल के शरीर पर अभिशाप जादू लागू किया होता, तो वह सफल हो जाती, ऐसी कोई अन्य स्थिति नहीं है जो घटित हो सकती थी। हालांकि इमलिथ बहुत विकृत है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ चिकित्सकों की बलि दी ताकि वह लेथेल का कुछ खून पा सके। अगर उसने उसका खून नहीं छुआ होता, तो वह निश्चित रूप से इस मुसीबत में नहीं पड़ती। हालांकि ऐसा लगता है कि उसने लेथेल का खून पी लिया है। लेथेल आधा पिशाच है, हालांकि उसकी स्थिति अन्य पिशाचों के बराबर ही है क्योंकि चार्लोट रक्तरानी है। इसीलिए लेथेल के खून की एक बूंद ही इमलेथ को उसका गुलाम बनाने के लिए काफी है। ऐसा लगता है कि इमलेथ ने लेथेल का इतना अधिक खून पी लिया कि उसके अभिशाप जादू का असर खत्म हो गया। अमलेथ ने लेथेल को नियंत्रित करने के लिए शाप जादू पर भरोसा किया था, अब ये लेथेल के लिए उसे अपना गुलाम बनाने का एक साधन बन गया है। जब तक लेथेल अन्य लड़कियों के साथ पर्याप्त मात्रा में सोता रहेगा, तब तक उसकी छाती के बीच में बना चमगादड़ का टैटू पूरी तरह से खून के रंग में बदल जाएगा। उस समय इमलेथ पूरी तरह से उसकी गुलाम बन जाएगी। ये सुनकर अकना ने राहत की सांस ली, तो इसका मतलब है कि लेथेल को कोई खतरा नहीं होगा, है ना? ये सही है। इसके विपरीत, उसने उस अभिशाप जादू से भी लाभ उठाया जो इमलेथ ने उस पर इस्तेमाल किया था। लिलिथ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब तक लेथेल किसी लड़की से प्रेम करता है, तब तक इमलेथ को वैसी ही अनुभूति होगी जैसे लेथेल उससे प्रेम कर रहा हो। ये संभवतः उसके लिए सबसे भयानक सजा है। अकना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन अमलेथ को लेथेल पसंद है। ये सुनकर लिलिथ ने अपना सिर खुजलाया, उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए उसे पसंद करना असंभव है। शायद उसे लेथेल में कुछ दिलचस्पी है, या वह अच्छी तरह से जानती है कि एलेक्स को लेथेल ने हरा दिया था, इसलिए वह लेथेल को अपना गुलाम बनाने के लिए अभिशाप जादू का उपयोग करना चाहती है। अकना ने ये सुना और सिर हिलाया, आप सही हैं, ये संभवतः अमलेथ को मिला सबसे भयानक बदला है। अकना और लिलिथ ने लेथेल की ओर देखा, जो अभी भी शांति से सो रहा था। उनके चेहरों पर सौम्य मुस्कान झलक रही थी। ठीक है, हमें एलेक्स को भी ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। उम्मीद है कि उसे यह एहसास हो जाएगा कि उसे लेथेल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर नहीं, हे, मैं उसे सबसे भयानक दर्द महसूस करवाऊंगा। लिलिथ एक खलनायिका की तरह मुस्कुराई, उसके उदास चेहरे और ठंडी मुस्कान ने अकना को एलेक्स के भाग्य के बारे में थोड़ा चिंतित कर दिया। अल्पविराम। लेथेल ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसे भयंकर सिरदर्द महसूस हो रहा था, मानो किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से प्रहार किया हो। उसने उठकर बैठने और जो कुछ हुआ था उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत धुंधली थी। ऐसा लग रहा था, मुझे खून की रस्सी से कसकर बांध दिया गया था, फिर एक बिल्ली की जीभ जैसी कांटेदार जीभ मेरी गर्दन को चाट रही थी, और मेरा बहुत खून बह गया। फिर लेथेल ने याद करने की कोशिश की कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अंत में वह केवल आहें भर सका और निराशा में अपना सिर हिला सका। अचानक लेथेल को यह एहसास हुआ कि उसके दिमाग में एक और गुलाम अनुबंध था। वह मालिक था और रहस्यमय व्यक्ति गुलाम था। अजीब है, ये कब हुआ? क्या यह अभी हुआ होगा? लेथेल को यह समझ में नहीं आया, न ही वह जानता था कि उसका दास कौन बना, क्योंकि दास अनुबंध अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, आखिर क्या हो रहा है? युवा मास्टर। अचानक उसके बगल में अकना की आवाज गूंजी, आह। अकना, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं सो रही थी, तब क्या हुआ था? अकना ने हल्के से अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैंने तो युवा मास्टर को ऐसे भाव से देखा जैसे कि वह कोई बुरा सपना देख रहे हों। हालांकि ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रही, केवल कुछ मिनटों तक, जिसके बाद यंग मास्टर पुनः सो गए।
लेथेल ने ये सुना और आह भरते हुए कहा, मुझे पता है। युवा स्वामी, टिनरिस आ गया है। आह, इतनी जल्दी। लेथेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन फिर भी उसने जागते रहने और कपड़े बदलने की कोशिश की। अकना ने भी उसे कपड़े बदलने में मदद की। उसकी हर हरकत बहुत ही कोमल थी, एक युवा जोड़े की तरह। हालांकि कपड़े बदलते समय लेथेल ने उसकी छाती के बीच में एक अजीब टैटू देखा और भौहें सिकोड़ लीं। पहले ये लिपस्टिक के 3 दाग हुआ करते थे लेकिन अब ये चमगादड़ के टैटू में बदल गया है। मेरे शरीर को आखिर क्या हो रहा है? उसने आह भरी। हालांकि कॉल्ड्रॉन ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, इसलिए वह शांत हो गया। लेकिन अकना द्वारा लेथेल को कपड़े बदलने में मदद करने की प्रक्रिया में कुछ समस्याएं हुईं। बेशक अकना को उस समस्या को हल करने में उसकी मदद करनी पड़ी। अपने मुंह से। यही कारण है कि उनके कपड़े बदलने की प्रक्रिया 20 मिनट से अधिक समय तक चली। अल्पविराम। लिविंग रूम में लेथेल आया और उसने देखा कि टिनरिस सोफे पर पैर मोड़कर बैठी है। उसके चेहरे पर प्यारी और शरारती हरकतें दिख रही थीं, जिससे लेथेल का माथा ठनका। यदि वह उसकी असली पहचान नहीं जानता तो वह सोचता कि वह भी एक महिला नायक है या वह एक साधारण लड़की है। हालांकि किसने सोचा होगा कि उस प्यारे, मैत्रीपूर्ण रूप और वसंत की हवा जैसी मुस्कान के पीछे एक भयानक शैतान छिपा था। एक सुकुबस जो संभोग के माध्यम से पुरुषों की जीवन ऊर्जा चूसने में विशेषज्ञ है। बेशक वे पुरुष जिनकी जीवन ऊर्जा सक्कुबस द्वारा चूसी गई थी, एक सक्कुबस जो संभोग के माध्यम से पुरुषों की जीवन ऊर्जा चूसने में विशेषज्ञ है। निश्चित रूप से उनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वे जल्द ही मर जाएंगे। उसके बगल में एक काले बालों वाली सक्कुबस है जिसका चेहरा सुंदर है और कपड़ों के पीछे उसका हॉट, सेक्सी शरीर छिपा हुआ है। लेथेल टिनरिस के सामने बैठा, मुस्कुराया और बोला, आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। मैं थोड़ा थका हुआ था इसलिए मुझे गहरी नींद आ गई। टिनरिस ने भौहें सिकोड़ी लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ गई। उसके बगल में खड़ी सक्कुबस ने अपने पैरों को कसकर बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा लाल था और वह हौंफ रही थी। उसने टिनरिस से धीरे से कहा, मास्टर, वह गंध बहुत बढ़िया है। बेशक मुझे पता है, टिनरिस ने जवाब दिया। लेथेल ने भौहें सिकोड़ ली, उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। टिनरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दूध की गंध इतनी तेज है, शायद तुमने कल रात बहुत मस्ती की होगी, है ना? इसके अलावा टिनरिस ने अकना की ओर देखा, उसने भी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अकना ने अपने होठों को भींच लिया और तेजी से टिनरिस की ओर देखने लगी। लेथल, क्या तुम कुत्ते हो? क्या तुम्हारी नाक इतनी संवेदनशील है? लेथेल को इस बात की चिंता नहीं थी कि टिनरिस उसके शब्दों से प्रभावित होगा, क्योंकि वह थोड़ी झुंझलाहट और तिरस्कार के साथ बोल रहा था। हा, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक सक्कुबस हूँ। खास तौर पर मैं एक रॉयल सक्कुबस हूँ। ऐसा लगता है कि टिनरिस भी नाराज नहीं थी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हे, लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या एक सामान्य सक्कुबस और एक रॉयल सक्कुबस के बीच कोई अंतर है? बेशक, टिनरिस ने कंधे उचका दिए। सामान्य सक्कुबस भूख का विरोध नहीं कर सकते और जीवित रहने के लिए उन्हें लगातार पुरुषों का दूध पीना पड़ता है। यदि उनकी भूख संतुष्ट नहीं की गई तो वे पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। जहां तक मेरी जैसी रॉयल सक्कुबस की बात है तो यह अलग है, मैं अपनी भूख पर नियंत्रण रख सकती हूँ, मैं पुरुषों के दूध के बिना भी रह सकती हूँ। हालांकि मैं अपनी भूख को बहुत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मुझे अपना खुद का आदमी ढूंढना होगा। 9VL-C0 पर न्यूज स्टोरीज के लिए चेक। टिनरिस के बोलने के बाद उसने आंख मारी जैसे कि वह लेथेल को बहका रही हो। इसके विपरीत लेथेल को अब लगा कि सक्कुबस कुछ हद तक वैम्पायर जैसा था। वैम्पायर जाति के लिए भी यही बात लागू होती है। सामान्य वैम्पायर खून की प्यास नहीं रोक पाते, लेकिन चार्लोट जैसे शाही वैम्पायर अलग होते हैं। अकना जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई, भौहें सिकोड़ते हुए बोली, सक्कुबस तो सक्कुबस ही है, ये सभी गंदे हैं। कम से कम, टिनरिस व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, मैं अभी भी साफ हूं, तुम नहीं। बस, लेथेल ने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, वह मेरी औरत है, उसका पहला समय भी मेरा है। जब टिनरिस ने लेथेल को खुलेआम अकना की रक्षा करते देखा तो वह संतोष से मुस्कुराई। तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता हूँ। टिनरिस ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मैं अब तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगी। वह इस समय टिनरिस ने अपने बगल में खड़ी सक्कुबस की ओर इशारा किया और कहा, वह बिल्कुल वही है जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और उस सक्कुबस की ओर देखा। हालांकि उसने अब अपने पैरों को कसकर बंद कर लिया था। सांस लेते हुए वह हाँफ रही थी और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। टिनरिस ने आह भरी, लेथेल, कृपया उसे कुछ दूध दे दो, अन्यथा मुझे डर है कि वह यहीं मर जाएगी। क्या? लेथेल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए चिल्लाया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? असंभव, अकना ने भी चिल्लाते हुए कहा, मेरे युवा स्वामी उन गंदे सक्कुबस को कभी नहीं छुएंगे। क्या तुम भी यही सोचती हो कि सक्कुबस एक गंदी जाति है? टिनरिस ने अकना को देखा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे और ठंडक भरी हुई थी। तब लेथेल ने आह भरते हुए कहा, अकना, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। युवा मास्टर, ये ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये देखकर अकना ने भौहें सिकोड़ी और आखिरकार पीछे हटने को तैयार हो गई। लेथेल ने टिनरिस की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें या सक्कुबस कबीले को तुच्छ नहीं समझता। मेरे लिए सभी जातियां एक जैसी हैं। हे, आपकी सोच वाकई अजीब है। असल में आपके लिए सक्कुबस को गंदी नस्ल मानना सामान्य बात है और मैं आपको दोष नहीं देती। टिनरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, मैंने जो कहा वह सच है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम सक्कुबस हो या एंजल, मुझे परवाह इस बात की है कि
वह क्यों चाहती है मेरा दूध और किसी दूसरे आदमी का नहीं? बस इसलिए। टिनरिस ने कंधे को ऊपर उठाया, उसके चेहरे पर शांति दिख रही थी जैसे कि यह बहुत सामान्य बात हो, और कहा, उसने आपके दूध की गंध पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। केवल तुम्हारा दूध ही उसकी भूख मिटा सकता है, दूसरे आदमी का दूध इस्तेमाल करना भी भूख मिटा सकता है। इसके अलावा आपका दूध अविश्वसनीय रूप से उच्च गुणवत्ता का है, इसलिए मुझे भी इसकी सस्ती हो रही है। हे। लेथल कांप उठा, उसे थोड़ा डर लगा। उसने आह भरी और कहा, तो क्या मुझे उससे प्यार करना होगा? युवा मास्टर, अकना ने तुरंत कहा। ठीक है अकना, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे अपनी योजना के लिए उस लड़की की जरूरत है। आखिना ने दांतों तले उंगली दबा ली, सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। अब टिनरिस बोली, प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसके मुंह की ओर इशारा करने वाली उसकी उंगली घातक को यह समझने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी कि उसे क्या करना चाहिए। चिंता मत करो, वह शुद्ध है, जैसा कि तुमने कहा था। जब से वह पैदा हुई है, तब से लेकर अब तक उसने कभी किसी पुरुष को नहीं छोड़ा है। मैं उसे अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करके रईसों से बड़ी रकम कमाने की योजना बना रहा हूँ। चिंता मत करो। लेथिल मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें वह पैसा दे दूंगा। हे, 100,000 सोने के सिक्के, क्या आप इस तरह के सक्कुबस को खरीदने के लिए इतनी राशि खर्च कर सकते हैं? बेशक, लेथेल ने कंधे उचकाकर कहा। टिनरिस ने उस पर भौहें सिकोड़ियां, हालांकि लेथेल के चेहरे पर धोखे के कोई लक्षण नहीं थे। वह अत्यंत शांत और ईमानदार था, एक साफ और सुखद झील की तरह। अच्छा, उसे थोड़ा दूध दे दो, नहीं तो मुझे डर है कि वह भूख से मर जाएगी। लेथेल ने सिर हिलाया। अकना, बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। लेकिन लेथल मुस्कुराया और उसके कंधे को थपथपाया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो। मैं इसके लिए वास्तव में आभारी हूँ। जब अखना ने यह सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने सर झुकाकर कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है, युवा स्वामी। नहीं, मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी औरत होने के लिए धन्यवाद। अकना ने अपने प्रसाद को स्वीकार किया, सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर, मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। वह बोलना खत्म कर दिया, पलटी और कमरे से बाहर चली गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची, तो उसने टिनरिस को चेतावनी भरी नजर से देखा और फिर कमरे से बाहर चली गई। अच्छा, लेथल चट्टानों पर बैठ गया, मुस्कुराया और कहा, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि एक सक्कुबस मुझे कैसा महसूस होगा। इसके अलावा, क्या आप बाहर नहीं जा रहे हैं? नहीं, टिनरिस ने कंधे उचकाए, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी सक्कुबस कैसे काम करती है। आखिरकार, ये पहली बार है जब उसने ऐसा किया है, इसलिए यह असंभव है कि उसे चोट लग जाए। लेथेल, दूसरी सक्कुबस तुरंत आगे बढ़ी, उसके पैरों के बीच घुटने टेक दिए। उसका चेहरा लालच और वासना से भरा हुआ था। उसके हाथ उसकी जांघों पर रखे हुए थे, धीरे से उसे सहला रहे थे, जिससे उसे थोड़ा उत्तेजना महसूस हो रही थी। सक्कुबस ने अपना सिर उसके पैरों के बीच टिका दिया और लालच से उस सुगंध को सूंघने लगी। ओह, ये बहुत सुगंधित है। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी सुगंध सूंघी है। उसने धीरे से लेथेल की चीज बाहर खींची। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी, उत्साह और इच्छा से भर गईं। आह, बढ़िया, उत्कृष्ट, अद्भुत। टिनरिस भी लेथेल की चीज देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। वह मुस्कुराई और लालच से अपने होंठ चाटने लगी। कमरे में पुरुष हार्मोन की खुशबू फैल गई, जिससे सक्कुबस और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने उसे धीरे से सहलाया और लेथेल की सेवा करने के लिए जो कौशल उसने सीखा था उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। ओह, लेथेल ने अपने दांत पीस लिए, उसे लगा कि सक्कुबस वास्तव में कुछ अलग था। हालांकि यह उसका पहला अनुभव था, फिर भी वह बहुत अच्छी थी। लेथेल को नौकरानियों और इरिटेलिस के साथ ऐसा करने से भी बेहतर महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि सक्कुबस की जीभ उसके हथियार के चारों ओर सांप की तरह लिपटी हुई है। सक्कुबस के मुंह से निकला थोड़ा चिपचिपा और फिसलन भरा तरल पदार्थ पूरे शरीर को ढक रहा था, जिससे वह अधिक संवेदनशील हो गया। सक्कुबस ने बार बार सिर हिलाया, उसकी आंखें उसकी ओर देख रही थी मानो वह उसका उत्साहित चेहरा देखना चाहती हो। लेथेल ने भी टिनरिस की लालची नजर को देखा। यह एहसास कि कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा है, उसे उत्साहित कर रहा था। ओह, लेथेल ने महसूस किया कि सक्कुबस का मुंह लगातार उसकी चीज से रगड़ रहा था। 20 मिनट से अधिक समय बाद लेथेल खुद को और अधिक नहीं रोक सका और उसने सक्कुबस को दूध उपलब्ध कराया। सक्कुबस लड़की ने भी यह महसूस किया और तुरंत उसके लिंग को चूसते हुए उसे अपने गले में गहराई तक धकेल दिया। आह, सारा दूध निगलने के बाद उसने उसे थूक दिया और अपने होंठ चाटे। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ साथ थोड़ी भूख भी दिख रही थी, जैसे कि वह और चाहती हो। जब टिनरिस ने लेथेल के दूध को सूंघा, तो उसे लगा कि उसका निचला होंठ गीला होने लगा है। हालांकि उसे और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि सक्कुबस लड़की के सींग अचानक थोड़े लंबे हो गए। ये बस थोड़ा सा था, 0.5 सेमी से भी कम, लेकिन ये परिवर्तन टिनरिस की आंखों से छिप नहीं सका। क्या ये लेथेल के दूध की वजह से है? दिलचस्प। टिनरिस ने अपने होंठ चाटे। लगता है मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। अगर उसका दूध वाकई ऐसा कर सकता है तो। अब लेथेल ने राहत की सांस ली और सक्कुबस लड़की को देखा। लड़की ने भी उसकी ओर देखा, खुशी से मुस्कुराए। हे। ड्यूक लेथेल, तुम्हारा दूध लाजवाब है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे मुंह का इस्तेमाल करना चाहते हो तो मुझे बुलाओ। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। आपको उत्साहित करने के लिए मैं अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करूंगी। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ। बस, अब टिनरिस बोला, तुम्हें अपना मिशन याद रखना चाहिए।
सक्कुबस ने टिनरिस को बोलते हुए सुना और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत मनमोहक थी। हे। क्षमा करें मास्टर, मैं इतनी उत्साहित थी कि अपना मिशन भूल गई। टिनरिस ने मुंह बनाया और कहा, लेथेल, अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुश महसूस करा सकती हूँ। नोब VL बिन C 0 मीटर पर नई कहानियों के लिए चेक करें। सक्कुबस लड़की, ओ लेथेल, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। जब तुम इसका उपयोग कर लो तो इसे मुझे वापस कर देना। टिनरिस ने बोलना समाप्त किया और उठकर जाने की योजना बना रहा था, तभी लेथल अचानक बोला, रुको। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मौखिक रूप से सेवा दूं? टिनरिस ने मोहक मुस्कान दी। उसकी मुस्कान ने लेथेल को सिरदर्द दे दिया। नहीं, मैं बस इसके बारे में पूछना चाहता था। टिनरिस ने अपने हाथों से ताली बजाई। उसका चेहरा थोड़ा शर्मीला था और उसने कहा, हे। मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गई थी। उसने अपनी स्पेस पॉकेट से 2 अंगुल के बराबर की एक छोटी कांच की बोतल निकाली। बाहर की तरफ कुछ जादुई अक्षर थे जो शीशी के अंदर के तरल को बेहतरीन स्थिति में सुरक्षित रखने में मदद करते थे। कांच के जार के अंदर एक चमकीला लाल, थोड़ा गाढ़ा तरल पदार्थ है। ये खून है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इस भयानक चीज की क्या जरूरत है। क्या तुम्हें पता है, इस तरह के खून की एक शीशी पाने के लिए मैंने अपनी मतली को दबाने की कितनी कोशिश की? टिनरिस ने रक्त की शीशी लेथेल को दे दी। जब उसे उससे खून की शीशी मिली तो उसने शीशी को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। उसने खून की शीशी को सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में रख दिया, मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद टिनरिस। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मात्रा में खून की शीशी पाना आसान नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम क्या चाहते हो? टिनरिस ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें उसकी चीज को देखती रहीं और वह लालच से अपने होंठ चाटती रही। मुझे इसकी जरूरत है, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? लेथेल, अब और मजाक मत करो। लेथेल ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। आपको याद रखना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट 4 दिनों में शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्प्रिंग पैलेस के जीर्णोद्धार में तेजी ला पाएंगे। बेशक मुझे ये पता है। टिनरिस ने लेथेल को एक चुंबन भेजा, फिर चला गया। लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसने अपने सामने खड़ी मादा सक्कुबस को देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ड्यूक, आप मुझे नोरा कह सकते हैं। अच्छा, नोरा, मैं तुम्हारे लिए इस महल में रहने की व्यवस्था कर दूंगा, तुम स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकोगी। हे, शुक्रिया, ड्यूक। लेकिन नोरा अचानक उसके पास चली गई, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसके पैरों को गले लगा लिया। अगर ड्यूक मुझे चाहता है तो आप मुझे किसी भी समय बुला सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको सबसे अच्छी सेवा प्रदान करूंगी। हे। ठीक है, लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, आप पहले बाहर जाए। ड्यूक, नोरा ने जवाब दिया और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही नोरा कमरे से बाहर निकली, उसने अकना को देखा और वह दोस्ताना ढंग से मुस्कुराई। माफ करना, मैं पूछना चाहती थी कि मेरा कमरा कहाँ है? अकना ने नोरा की ओर देखा, फिर एक अन्य नौकरानी को बुलाकर उसे अपने निजी कमरे में ले गई, जिसे तैयार करने के लिए लेथेल ने अकना को कहा। अकना ने नोरा को दूसरी नौकरानी के साथ देखा। वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। हालांकि उसने नोरा को देखना बंद कर दिया और लिविंग रूम में चली गई। लेथेल को आराम पर देखते ही उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, युवा मालिक, क्या आपको लगता है कि वह महिला मुझसे बेहतर है? चलते चलते जल्दी से उठ बैठा, अचानक देखा और तुरंत समझ गया कि वह ईर्ष्या कर रही है। उन्होंने बताया, अकना, उसने वास्तव में मेरी बहुत अच्छी सेवा की। ये सुनकर अकना ने अपने होंठ काटे और अपनी आंखों में थोड़ी निराशा दिखाई दी। लेकिन यही कारण नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। लेथेल ने आगे कहा। वह खड़ा हुआ, अचानक को गले लगाया। मुझे जो व्यक्ति पसंद है वह तुम हो, वह नहीं। तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए अकना सबसे अद्भुत लड़की है। अकना ने अपने होंठ भींच के लिए, उसका चेहरा लाल था, जो अत्यधिक खुशी दर्शा रहा था। वह भी उसे सौंपते हुए गले लगा, अपने सिर उसकी छाती से रगड़ते हुए। ओह, धन्यवाद, युवा मास्टर। लेथेल ने धीरे धीरे अपने सिर पर थपथपाया। क्या संभवतः जलन हो रही है? अकना ने नहीं टाला, उसने बस प्रकाश का सिर हिलाया। ओह, अगर भविष्य में मेरी कोई दूसरी औरत होगी तो तुम इतनी ईर्ष्या क्यों करोगे? नहीं, अकना ने अपना सिर हिलाया। सक्कुबस एक गंदी जाति है। उनके लिए पुरुष भोजन है, वे वफादार नहीं हैं। मुझे पता है, चिंता मत करो, मुझे भी वह लड़की पसंद नहीं है। लेथेल ने मुस्कुराए बिना खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की। मुझे पता है, ये योजना है, मुझे उस सक्कुबस लड़की का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये सुनकर अचानक और भी अधिक आश्वस्त महसूस हुआ। ओह, युवा मास्टर, मुझे आप पर विश्वास है। लेथेल ने अपना गला दबाया और बर्फ पर बैठ गई। वह अपने हाथ में शर्ट के अंदर घुसने लगे। ओह, युवा मास्टर, अकना, क्या तुम जाना हो कि सुकून कैसा व्यक्ति है? युवा मास्टर, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हा, बहुत बढ़िया। क्या? लेथेल को अचानक कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसने तुरंत अपना काम रोक दिया। उसने असमंजस में पूछा, क्या तुमने अभी कहा? उसे, ओह, अकना ने सिर हिलाया और कहा, युवा स्वामी, सिकुत की शक्ल देखकर धोखा मत खाए, सिकुत एक नर है। लेथेल, एल